ठीक है, यहाँ से ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हमारी सेकंड क्लास है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से एसईओ इवॉल्व हो चुकी है, किस तरह से गूगल वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एसईओ सीखने जा रहे हो तो एज एन एसईओ एक्सपर्ट आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये कब से चल रही है एसईओ, इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, लोग किस किस तरह से एसईओ किया करते थे, अब किस तरह से एसईओ हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें पहले यूज़ हुआ करती थी और कौन कौन सी चीज़ें आज यूज़ हो रही हैं। इनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा, आपको जो अब की करंट स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत इजीली आपको मैं समझाऊंगा ये और समझ भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि गूगल काम कैसे करता है। कल मैंने आप लोगों को बताया जी एसईओ क्या चीज़ है, सर्च इंजन्स क्या होते हैं और किस सर्च इंजन के ऊपर आपको काम करना है। ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी गूगल ही है। मैंने आपको बताया है कि 90% मार्केट शेयर अभी भी गूगल के पास है। 8 बिलियंस से भी ज़्यादा क्यूरीज पर डे गूगल पे आती हैं एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हमें किसी और सर्च इंजन पे नहीं जाना। हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है ऑलरेडी गूगल के ऊपर, हमें इसी को एक्सप्लोर करना है और यही वो सर्च इंजन है जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, कंटिन्यूसली अपने आप को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो किसी और के ऊपर आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई वी आर गोइंग आफ्टर गूगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेनी है ना कि उसके ऊपर कोई सेकंड चीज कभी भी आएगी ही नहीं। वो ये है कि भाई गूगल क्या चाहता है, गूगल का जो मेन मिशन है, गूगल का मेन विजन है, वो है क्या। तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई वो चाहते हैं कि जो बंदा उनकी वेबसाइट पे आएगा, उनके सर्च इंजन पे आएगा, वो बंदा वैल्यू लेके जाएगा। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि हमारी उनकी साइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जो भी बंदा आए वो कभी भी नाराज होके वापस ना जाए। वो कभी भी ये इस नियत के साथ आया था कि मुझे यहाँ से काम की बात मिलनी है और बट उसको हमारे सर्च रिजल्ट ने, हमारी साइट ने, क्योंकि गूगल के अंदर जब भी कुछ सर्च होगा आगे से साइट्स की लिस्ट आएगी, या आपकी होगी या मेरी होगी या किसी और बंदे की होगी। वो अगर उस वेबसाइट पे आने वाला बंदा डिससेटिस्फाई हुआ तो अल्टीमेटली वो बंदा गूगल से डिससेटिस्फाई होगा। दैट्स वाई गूगल ने मेक श्योर किया है कि उनका सर्च इंजन सबसे बेस्ट सर्च इंजन होना चाहिए और इसी वजह से आप लोगों को अपडेट्स मिलती हैं ताकि आप लोग ये मजबूरन ये चीज इंप्लीमेंट करो कि हमने जितना ज्यादा जितना बेस्ट हो सकता है गूगल से आने वाले विजिटर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, दैट्स वाई आप लोग जो भी चीजें इंप्लीमेंट करोगे वो इस सर्कल के अंदर रह के करोगे कि जो बंदा आपके पेज पे लैंड करेगा उसको वैल्यू मिलेगी। अगर ये चीज करने में आप कामयाब हो गए ना, आप सक्सेसफुल हो। और ये इतनी आसान चीज है ना कि इसके अंदर तो आपको करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखते जाना है कि जो बंदा भी साइट पे आए वो खुश होके जाए। अब इसके अंदर कितना मुश्किल काम है, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि हमारे में से जो ऐसे लोग होंगे या जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेंशन ये होती है कि बस यहां से पैसा निकालना है, उनकी प्रायोरिटी जब पैसा बन जाता है तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे ले आते हैं कि यहां से कोई वैल्यू ले, यहां से किसी की लाइफ की प्रॉब्लम आसान हो। ठीक है, यहां से मुराद उनकी साइड से। तो तब प्रॉब्लम क्या शुरू होती है कि यूजर सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि मेन टारगेट होता है जी पैसा कमाना। पैसा तो कमाया ही जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन जब टारगेट होगा पैसा कमाना, साइट अच्छी नहीं बनेगी, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, साइट गूगल को पसंद नहीं आएगी, विजिटर को पसंद नहीं आएगी, अल्टीमेटली आप फेलियर का शिकार हो जाओगे। तो ये एक साइकोलॉजी अपने माइंड के अंदर आज से आपने अगले 6 माह तक रखनी है कि आपकी साइट का मेन टारगेट, मेन फोकस होना चाहिए गूगल के यूजर्स को सर्व करना। दैट्स इट। ओके,
सेकंड चीज है फुल्ली ऑटोमेटेड सर्च इंजन। तो ये चीज मैंने इसलिए आप लोगों को बतानी है कि भाई गूगल के एल्गोरिदम के पीछे जो है ना, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो किसी चीज को अप्रूव करता है, जो किसी चीज के बारे में आपको कंफर्मेशन करेगा, अब ठीक है आपकी साइट अप्रूव है, आपकी साइट अप्रूव नहीं हो रही, या ये, या भाई ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड सर्च इंजन है। इवन ये इतना एडवांस हो चुका है, अब आगे आगे जाके मैं आपको एल्गोरिदम्स के बारे में बताता हूँ जो इनके अपडेट्स आई हैं, कि भाई आ, इन्होंने इस तरह का एल्गोरिदम अब बना लिया है जो डिसीजंस खुद लेता है। पहले तो ये होता था ना कि एक एल्गोरिदम बनाया गया कि अगर ये चीजें होंगी तो पेज रैंक हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिसीजन ले लिया था किसी एक बंदे ने कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सर्च रिजल्ट रैंक होना चाहिए, उसके लिए ना ये वाला मैं कोड लिख के देता हूँ किसी बंदे के पेज में, ये चीजें होंगी वो पेज रैंक होगा। ये डिसीजन बंदे का था, एल्गोरिदम में अप्लाई हो गया, दैट मीन्स कि वो डिसीजन चल रहा था। अब मशीन डिसीजन लेती है कि मशीन को क्या बेहतर लगता है, ठीक है। मशीन लर्निंग आगे अभी समझोगे। तो उस इतना कैपेबल है एल्गोरिदम कि वो रन टाइम पे डिसाइड कर सकता है कि भाई किसको रैंक करना है किसको नहीं करना, रन टाइम के ऊपर। तो ये चीज अपने माइंड के अंदर आपने रखनी है कि हमने जिस तरह का गूगल है उसको उसी तरह से टैकल करना है, ठीक है। आगे, क्रॉलर्स फिल द डेटाबेस ऑफ गूगल बाय एक्सप्लोरिंग द वेब। गूगल का जो मोटो है वो यही है कि उन्होंने जितनी भी साइट्स है ना उनको लिस्ट डाउन करना है, हर चीज को कैटेगराइज करना है। जब आप सर्च करते हो फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग चेयर, तो आपके सामने बेस्ट गेमिंग चेयर के पेजेस आते हैं, ऐसा तो नहीं हो ना कभी सोफा का पेज आ जाए आगे, ठीक है। हर कीवर्ड के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट्स की लिस्ट आती है। तो बेसिकली ये चीज कैसे होती है, गूगल के सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ जिनको क्रॉलर बोला जाता है, उनका काम ये होता है, उनकी ड्यूटी ये होती है कि गूगल की डेटाबेस जो है उसको फिल किया जाए विद वेबसाइट्स। जिस तरह आप सबमिट करोगे अपनी साइट, मैं सबमिट करूंगा, आप सब लोग सबमिट करोगे अपनी साइट्स, तो वो गूगल की डेटाबेस में जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से गूगल बेसिकली अपनी जो डेटाबेस है उसको फिल करता रहता है। अभी आगे आगे समझोगे कि क्यों करता है, कैसे करता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं और कैसे अलाउ करना है इन चीजों को। उसके बाद नो गारंटीज एंड नो पेमेंट्स टू क्रॉल। बेसिकली ये गूगल ने खुद एक नोट मेंशन किया होता है कि भाई क्रॉलिंग अगर किसी साइट को करनी है तो हम पेमेंट नहीं लेते उस चीज की। अक्सर लोग जो है वो गूगल के नाम के ऊपर लोगों से चार्ज कर लेते हैं जी कि गूगल को पे करना है क्रॉल करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइज, ये बताना जरूरी था कि हाँ भाई ये जो सारा कुछ होता है गूगल के ऊपर, आपकी साइट सबमिशन से रैंकिंग तक, एवरीथिंग इज फ्री बाय गूगल। गूगल को कुछ नहीं पे करना पड़ता, ये याद रखना। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेजेस क्या हैं ऑफ हाउ गूगल वर्क्स, ठीक है। तो 3 स्टेजेस हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो असल में जो उसकी वर्किंग है गूगल की, वो अब आपको यहां से समझ आएगी कि बेसिकली गूगल कैसे चल रहा है, गूगल काम कैसे कर रहा है। और इसी के अंदर आपकी सारी की सारी एसईओ छुपी हुई है, ए टू जी हर चीज इसी के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक इमेज है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, और अभी स्टेप बाय स्टेप आगे मैं समझाने लगा हूँ इसी चीज को। सबसे पहले आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, उसको क्रॉलर्स क्रॉल करते हैं, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, देन उसको फेच किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है बाय गूगल, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि भाई अलाउ है हमें इसको स्टोर करना, इसको या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये आगे चीजें आ रही हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्रॉलिंग, ठीक है, क्योंकि 3 स्टेप मैंने बताए हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड बाद में रैंकिंग आता है। तो क्रॉलिंग क्या चीज होती है, बड़े ही सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। क्रॉल का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो क्रॉल करता है, वो क्रॉल करता है, कभी बेड के ऊपर, कभी जमीन पे, वो अपने हाथों पांव से क्रॉल करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, बिकॉज दैट्स हाउ ही कैन मूव, ये शी कैन मूव, ठीक है। तो क्रॉलर्स बेसिकली गूगल के सॉफ्टवेयर्स हैं, गूगल के सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, जिनको क्रॉलर बोला जाता है, जिनको स्पाइडर बोला जाता है, जिनको बॉट बोला जाता है, इनके डिफरेंट नाम है। तो कल को अगर कोई स्पाइडर बोले उसका भी मतलब सेम है, कल को अगर कोई गूगल बॉट बोले उसका भी मतलब सेम है, ठीक है। उनका काम बेसिकली क्या होता है कि वेब के ऊपर
पेजेस को जाके डिस्कवर करना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ योर पेजेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो आपकी जो वेबसाइट होगी, आपका जो पेज होगा, ठीक है, जिस तरह आप में से अगर कोई बंदा है अहमद, तो वो एक वेबसाइट लेता है ahmad.com, ये उसकी एक वेबसाइट है। अब वो चाहता है कि इसका गूगल को पता चले, तो बेसिकली गूगल ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को, जैसे ही वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी, अभी तो एक डोमेन है ना ahmad.com, जिसको किसी ने परचेज ही नहीं किया, लेकिन जब एक डोमेन परचेज हो जाती है, वो कुछ सिग्नल्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है वेब के ऊपर, ठीक है, जिसको पिंगिंग सिग्नल्स कहा जाता है। आगे जाके आप लोग वर्डप्रेस में, आपको मैं दिखाऊंगा भी वो कैसे सेटअप करते हैं। इसके अलावा साइट मैप मेक्स डिस्कवरी फास्टर। जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के अंदर हम एक काम ये करते होते हैं कि हम अपनी साइट का एक साइट मैप बनाते हैं। साइट मैप क्या चीज है? साइट मैप सिंपल सिंपल आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, नक्शा है, या लिस्ट ऑफ यूआरएल्स है। तो एक स्पेशल पेज बनता है जिसको बोलते हैं साइट मैप, और उसके ऊपर आपकी साइट के जितने पेजेस होते हैं जो आपने बनाए होते हैं, या जैसे भी वो बने होते हैं, वो वहां पे सारे के सारे शो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ साइट मैप की, ताकि हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। लेट मी ओपन सम साइट। ओके, तो ये जो आपको बेसिकली अभी साइट नजर आ रही है ना, साइट मैप समझ में आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम होता है वन क्लिक से साइट मैप क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, जाके गूगल में सबमिट करवा दिया, ठीक है। तो असल जो चीज है वो क्या है? एक यूआरएल ये नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट परेशान नहीं होना, इससे भी सिंपल फॉर्मेट होता है। एक ये लिखा हुआ है, अबाउट अस का पेज है, ठीक है। उसके बाद ये पेज के बारे में डेट है, और ये उसकी कोई फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है कि भाई कब तक ये चेंज होता है। फिर ये भी एक पेज है, ठीक है। ये सारे के सारे सब पेजेस हैं इसी वेबसाइट के। कौन सी वेबसाइट है? ये वाली, ये डॉट कॉम का यूआरएल आ गया। बाकी नीचे जितने भी हैं वो सारे इसके इंटरनल पेजेस हैं। तो इस तरह से आपकी साइट के एक पेजेस की एक लिस्ट होती है, उसका एक पेज बनता है, उसको बोला जाता है साइट मैप। बहुत ही आसान अल्फाज में बता दिया। ये आप लोग खुद बनाते हो, एक क्लिक से बनता है, आगे सीखेंगे कैसे बनता है। हमने क्या करना होता है कि हमने साइट मैप बना के गूगल को बताना होता है, जाके कहाँ पे? गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। जिनको गूगल सर्च कंसोल का नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये गूगल की तरफ से एक टूल है, एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप लोग अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल गूगल सर्च कंसोल, इसको वेबसाइट का डॉक्टर बोला जाता है, क्योंकि जब आपकी साइट सर्च के साथ जुड़ी होती है, तो साइट में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, उनके बारे में आपको अवेयरनेस मिलती है कि भाई अच्छा मेरी साइट में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, या ये ठीक जा रहा है, ये स्टैट जा रहे हैं यहाँ से, सारा कुछ वो आपको बताता है गूगल सर्च कंसोल। तो इसके ऊपर एक डिटेल क्लास होगी हमारी, जिसमें आप लोग सीखोगे कि सर्च कंसोल को कैसे देखा जाता है, कैसे इसके साथ काम किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है। आप अपना साइट मैप सबमिट करते हो वेब मास्टर में, और वहां से गूगल बेसिक, वो समझ लो गूगल की साइट है ना, तो वहां से गूगल को बड़ी आसानी से पता चल जाता है आपकी साइट एग्जिस्ट करती है। तो हमारी एग्जिस्टेंस का गूगल को जब तक पता ही नहीं होगा, हमारी एसईओ कोई चीज ही नहीं है, हमारी साइट कोई चीज ही नहीं है, जब तक गूगल हमें जानता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट काम होता है कि भाई जो भी हमारी साइट है, जितने भी पेजेस हैं, उनके बारे में गूगल को पता हो कि ये भी बंदा एग्जिस्ट करता है, गूगल डिस्कवर कर सके हमारी साइट को।
तो डिस्कवरी जो प्रोसेस होता है, जो क्रॉलिंग का प्रोसेस होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर कराना होता है किसी तरह से गूगल को पता चल जाए हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात ये प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाज़ औक़ात ये प्रोसेस थोड़ा सा खराब हो जाता है, रीजंस भी बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो बेसिकली गूगल क्रॉल करता कैसे है? लिंक्स हेल्प गूगल फाइंड न्यू पेजेस, ठीक है। क्या होता है कि या तो आपकी साइट के ऊपर आपकी एक अपनी साइट के एक पेज से अपनी ही साइट के दूसरे पेज को लिंक जाता है, जिसको इंटरलिंक बोला जाता है, इंटरनल लिंक बोला जाता है, एक ही चीज है। या फिर आपकी साइट के एक पेज के ऊपर किसी दूसरे बंदे की साइट के पेज से लिंक आता है। अब ये लिंक क्या भला है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि कुछ लोग थे ना कल बैकलिंक के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई बेसिकली जो लिंक होता है ना, ये सिंपल एक HTML का टैग है, ठीक है। लुक एट दिस। और कुछ सिंपल सा मिल जाए ना हमें, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए इसकी। हाँ, दिस वन। एक सेकंड ठहरो, ओपन इमेज इन द न्यू टैब, हाँ ये करते हैं, ठीक है। अब देखो, HTML का एक टैग है, एंकर टैग, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे मैं खुद अपना बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखना, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफरेंस का, इक्वल टू, और उसके अंदर हम लगाते हैं website.com, जो भी लिंक होता है। और यहाँ पे लिखा जाता है एक टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल गुलाम अली। तो जब गुलाम अली का टेक्स्ट को मैंने क्लिकेबल बनाना हो, इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किसी पेज पे चला जाए, बंदा किस पेज पे चला जाए? इस पेज पे जो लिंक लग यहाँ पे लगा होगा। तो ये हो सकता है किसी की वेबसाइट हो, आप में से किसी की भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये मेरी ही साइट का दूसरा पेज हो, और एक पेज के ऊपर मेरे एक पेज के ऊपर ये लिखा हो गुलाम अली, उसके ऊपर ये हाइपरलिंक का टैग टैग लगाओ, और यहाँ पे जो यूआरएल हो वो हो मेरी ही अपनी साइट का दूसरा पेज। दैट इज कॉल्ड अ लिंक। सिंपल इज दैट, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो जो पहली दफा सुन रहे हैं हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए थोड़े से, ये क्या चीज़ है, बट बता दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा एक दो दफा यूज करोगे, फेमिलियर हो जाओगे, फिर ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। सिंपल इज दैट, ओके। तो लिंक्स बेसिकली गूगल के एल्गोरिदम को, गूगल के सर्च इंजन को हेल्प करते हैं पेजेस की डिस्कवरी में। दैट्स वाई यही बोला जाता है कि भाई जितना ज्यादा हो सके लिंक्स अपनी साइट में रखो। जब भी अपने पेजेस बनाओ उनको एक दूसरे से लिंक करो, जब भी अपनी साइट बनाओ तो उसको दूसरी वेबसाइटों से लिंक दिलवाओ, ये बोला जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आ जाएंगी आगे। लिंक्स हेल्प गूगल टू डिस्कवर पेजेस फास्टर। गूगल बॉट fetches data from the page when a crawler discovers it। जब एक क्रॉलर किसी पेज पे जाता है ना, तो वो सिर्फ ये नहीं करता कि चला गया। जैसे ही उस पेज पे जाएगा, उसके साथ एक और रोबोट होता है, एक और प्रोग्राम होता है जिसको फेचर बोला जाता है, जिसको गूगल बॉट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज नहीं है। उसका काम ये होता है कि उस पेज के ऊपर जो डाटा है उसको डाउनलोड कर लेना अपने पास। गूगल ने अपने पास उसकी एक कॉपी सेव कर लेनी है, सारी डिटेल्स ले लेनी है कि भाई इसका डाटा क्या है, टेक्स्ट क्या है, इसकी जो टाइटल क्या है, इमेज क्या है, इसमें सारा कुछ गूगल ने ले लेना है, ठीक है। गूगल बॉट डिसाइड्स विच पेज टू क्रॉल एंड फेच बेस्ड ऑन साइट्स सेटिंग्स। तो ये बेसिकली पॉइंट का मतलब ये है, हमारी जब साइट बनती है तो हमारी साइट के अंदर हम अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। एक फाइल होती है जिसका नाम होता है robots.txt। ये फाइल बाय डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोग चाहो कि भाई मुझे अपनी साइट के ऊपर इस वेबसाइट को अलाउ करना है कि वो ओपन करे इस वेबसाइट को या एक्सेस करे, तो उसके लिए आप robots.txt फाइल को छेड़ते हो जाके। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ मेरी वेबसाइट पे गूगल ना आए, मेरी साइट को गूगल बॉट ना देख सके, तो
उस फाइल के अंदर जाके हमने एक छोटा सा कोड डालना होता है। वो रोबोट्स फाइल का भी आगे एक क्लास होगी जब हम वर्डप्रेस पे जाके काम करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप एक 2 लाइन का कोड डाल देते हो उसमें। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, ठीक है, तो लेट मी शो यू। fiverr.com का सबको पता है, इनकी रोबोट्स fiverr.com/robots.txt, ये देखना जरा। इस तरह की एक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, रूट डायरेक्टरी में पड़ी होती है। बनाने का ये फायदा होता है कि गूगल जब भी किसी साइट को एक्सेस करता है, सबसे पहले वो जाके इस फाइल को देखता है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगे हुए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये जो डिसअलाउ का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो डिसअलाउ करके हम कुछ पेजेस को लिमिट लगा देते हैं कि इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, किधर नहीं आना, fiverr.com/s के ऊपर कभी भी गूगल जाएगा नहीं, भाग जाएगा आगे किसी और तरफ जाएगा। फिर इसी तरह गूगल fiverr.com/gigs के ऊपर भी कभी नहीं जाएगा, उससे आगे जितने यूआरएल बनते हैं कहीं नहीं जाएगा, उसको इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें अभी शायद लग रही होंगी कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज है। आपका पाला भी नहीं पड़ता रोबोट्स फाइल के साथ, लिटरली, ठीक है। लेकिन पता तो होना चाहिए ना, एक एसईओ को पता होना चाहिए ये चीजें हैं क्या, ये मैटर करती हैं। जब आप किसी की साइट्स पे काम करोगे, क्लाइंट्स की साइट्स पे काम करोगे, तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी। सपोज कर लो आपकी ई कॉमर्स की साइट है जिसके अंदर आप ऐसे पेजेस हैं जिनको इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, जिनके ऊपर बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो ये वही चीजें यहाँ पे आपके सामने फाइवर ने की हुई है, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स टाइमलाइन वाला जो पेज है जिसके ऊपर ऑर्डर की डिटेल्स हैं, अब जाहिर बात है ना, ये किसी का पर्सनल पेज है, तो फाइवर कैसे अलाउ करेगा इसको इंडेक्स करना? फिर तो हर चीज लोगों के सामने चली जाएगी। तो गिग्स अलाउ हैं पब्लिक इंडेक्सिंग में, बट ये चीजें कि ऑर्डर की टाइमलाइन, पिन फ्लैशेस, या जो भी ये जो जितने भी उनके पेजेस थे जो जरूरी पेजेस थे, इस चीज को उन्होंने गूगल को बोला कि भाई इससे हट के रहना आपने। यूजर एजेंट का मतलब है कोई भी बॉट, सारे दुनिया के बॉट्स इंक्लूडिंग गूगल। जब स्टार लगाया उसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है गूगल बॉट तो फिर सिर्फ गूगल, बाकी सबको अलाउ होना था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कोई भी दुनिया का बॉट आएगा वो इन पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिंपल वर्ड्स में, ओके। तो अभी इसके बारे में इतना नॉलेज रखें, आगे डिटेल के अंदर मैं इनका रूल्स समझाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। उसके बाद गूगल आपके जब पेज को डिस्कवर करता है तो फेच करता है, गूगल बॉट उसको बोलते हैं, वो आपके पेज का कंटेंट अपने पास ले लेता है, ठीक है, ताकि वो उसको समझे और ये देखे, डिसाइड करे कि भाई ये कैसा कंटेंट है, क्या ये इस काबिल है कि इसको अपनी डेटाबेस में जगह दी जाए कि ना दी जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली गूगल ने डिसाइड करना होता है। यू कैन कंट्रोल क्रॉलिंग ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है, और जाहिर बात है आप अपनी मर्जी के साथ गूगल को अलाउ कर सकते हो कि वो क्रॉल करे, बट आपके एक्शंस ही डिफाइन करते हैं कि क्रॉलिंग कैसी होगी साइट की, और साइट की क्रॉलिंग के सर पे ही आपकी एसईओ चलती है, ये याद रखना। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है वेब होस्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉलिंग। जितनी अच्छी होस्टिंग होगी उतना ही आपका जो सर्वर होगा उसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा जब गूगल का बॉट आपकी साइट को विजिट करने आएगा, ठीक है। तो हम एक प्लगइन भी करेंगे जाके अपनी वेबसाइट्स के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी साइट के ऊपर गूगल का बॉट कब आया, क्या किया उसने, सारा कुछ हमें पता चल जाता है। तो ये चीजें भी हम अपनी जब वर्डप्रेस की साइट सेटअप कर रहे होंगे तब उसमें देख लेंगे, ठीक है। बट होस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो भाई होस्टिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। होस्टिंग इज द ओनली थिंग जिसने आपकी पूरी साइट को सक्सेस बनाना है, क्योंकि ये वो प्ले ग्राउंड है, वो एरिया है जिधर आपकी साइट ने होस्ट होना है, जहां पे आपकी साइट के झंडे लगने हैं, ठीक है। अगर वो जगह ही जो है वो ऐसी होगी जिसके अंदर जिसके ऊपर घर बनाए तो वो गिर जाए, तो बताओ मुझे आपकी साइट कैसे जो है वो सस्टेन करेगी आगे? होस्टिंग वाली जो जगह है एक प्लॉट है, ऑनलाइन प्लॉट है एक आपका। लेकिन आपका ऑनलाइन प्लॉट भी आपने अगर इस तरह का ले लिया जिसके ऊपर एक एक साइट भी जो है वो अच्छी तरह से होस्ट नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ क्या एसईओ करोगे हम, क्या एसईओ करेंगे, ठीक है। इसीलिए होस्टिंग के ऊपर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पूछेंगे उनको बताता चलो कि द ओनली ऑप्शन आई हैव इज साइट ग्राउंड। अगर कोई चीप होस्टिंग की तरफ जाना चाहेगा तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन बताऊंगा, बट ये चीप ही है, $60। कोई वो लाइक 1 साल का $60 है, ठीक है। तो इसके बगैर तो साइट जो है वो आपकी तेरी क्या चाहती I है, didn't get that. Could you try again? ठीक है।
इसके बगैर आपकी साइट अधूरी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी साइट का हथियार यही है। ओके, सेकंड प्रोसेस क्या होता है जी? पहला प्रोसेस था गूगल ने आपकी साइट को ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया, उसका डाटा ले लिया। इंडेक्सिंग के अंदर गूगल ने उस डाटा को अंडरस्टैंड करना है, ये देखना है कि, क्योंकि गूगल का काम क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, जो भी बंदा आके गूगल पे सर्च करे उसको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले, ना कि उसके साथ कोई ऐसा रिजल्ट आए जो उनके विजिटर्स को डिस्टर्ब करे। एक भी बंदे को अगर गूगल ने गलत रिजल्ट दे दिया, वो बंदा कभी वापस नहीं आ रहा गूगल पे, सिंपल इज दैट। यही वजह थी याहू के फेल होने की, कि उनका जो रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट था, वो एड से भर चुका था। ठीक है, सर्च लोग जब करते थे तो उनको समझ ही नहीं आता था कि भाई डाटा किधर है और ऐड किधर है। तो अभी गूगल का आप लोग देख लो कितना सिंपल है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, वन टॉप साइट्स है, टॉप विजिटेड साइट है। तो उसकी रीजन क्या है? वो यही है कि लोगों को वैल्यू मिली। जो भी बंदा गया उसको ये फील नहीं हुआ यार यहाँ पे तो रश लगा हुआ है, यहाँ पे तो एड्स ही एड्स है, बट स्टिल ये एड्स से पैसा कमाते हैं, लेकिन बड़े तरीके से। तो यही चीज आपको करनी होती है कि अपनी साइट को ऐसा बनाओ कि जो बंदा आएगा वो हैप्पी हैप्पी रहे, दैट्स इट। आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी। तो जब आपके पेज को फेच किया जाता है, उसके बाद उसका कंटेंट डाउनलोड किया जाता है, तो उसको समझना जरूरी हो जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो सके। क्या ये इन्फॉर्मेशन इंडेक्सिंग के काबिल है? क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारी डाटाबेस में स्टोर होने के काबिल है? कहीं ये हैकेबल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? कहीं ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? कहीं ये ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो यूजर्स की जो है वो नुकसान कर दे? ठीक है, इस चीज को गूगल चेक करता है। तो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द टेक्सचुअल कंटेंट्स एंड टैग्स। तो जब हम देखते हैं ना कि वो जो अक्सर ऑन पेज आप लोग सुनते हो कि भाई टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, वो सारे का सारी जो चीजें होती हैं वो बेसिकली हम मेटा टैग्स, एसईओ के मेटा टैग्स होते हैं जो हम एचटीएमएल में इंप्लीमेंट करते हैं। एचटीएमएल का मेटा टाइटल टैग होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होता है, फिर मेटा जो बाकी साइट के ऑन पेज के मैट्रिक्स हैं उन सब के टैग्स होते हैं। वहीं से गूगल को पता चलता है आपके पेज के बारे में। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन गूगल ने पहले खुद लेनी है, उसको समझना है। तो वो जब आप प्रोवाइड करेंगे तभी गूगल को मिलेगी ना। एंड आफ्टर दैट गूगल क्या करता है? डिसीजन लेता है। द डिसीजन ऑफ लिस्टिंग द पेज इन द डेटाबेस एंड टॉपिक इज डिफाइंड फॉर द पेज। तो ये डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, अब इस पेज को अपनी डेटाबेस में जगह दी जाए या ना दी जाए। ठीक है, और अगर जगह मिल जाए तो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में या किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये वाला पेज शो होगा। तो जारी बात है, जब हम सर्च करते हैं बेस्ट गेमिंग चेयर, तो बेस्ट गेमिंग चेयर्स वाली ही साइट्स आएंगी, वहां पे कुछ सोफे वाला पेज नजर नहीं आता आपको, क्योंकि यही तो गूगल का काम है कि हर कीवर्ड के अकॉर्डिंगली साइट्स को कैटेगराइज करना। और वहां पे सोफा वाला पेज तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसके टाइटल में, ना उसके कंटेंट में, ना उसके और कहीं जगह पे गेमिंग चेयर का वर्ड है। तो ये चीज को इंश्योर करवाना होता है उन्होंने पहले कि भाई हमारी सर्च में जब भी कोई कीवर्ड सर्च हो रहा है तो उससे रेलेवेंट और हाईएस्ट क्वालिटी रिजल्ट्स ही वहां पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो गूगल की डेटाबेस कहलाती है। आप लोग अक्सर जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके अगर गूगल में ये सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग चेयर, तो ये वाला इतना जो रिजल्ट है ना, इसको बोलते हैं सर्प, SERP। ठीक है, एक ये है, सेकंड एक ये है, एक ये है। इसी तरह से एक आपकी भी साइट हुआ करेगी जिसके अंदर इमेज, फेविकॉन, URL, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली ये चीज है क्या? ये तो यही तो डेटाबेस है गूगल का, इसको बोलते हैं गूगल इंडेक्स। ठीक है, तो ये अभी जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्सिंग वाला, ये यही प्रोसेस है। आपकी साइट को परमिशन मिल जाती है कि वो वेबसाइट इस तरह से रिजल्ट्स में शो हो सकेगी, बट कब होगी? जब वो वाला कीवर्ड सर्च किया जाएगा जिस कीवर्ड के लिए वो पेज बना है। ओके, तो अब यहाँ पे लो क्वालिटी कंटेंट एंड मेटा टैग रिस्ट्रिक्शंस कैन कॉज हर्डल्स इन इंडेक्सिंग। अगर आपने मेटा टैग्स के अंदर ये लिखा होगा कि भाई पेज इंडेक्स नहीं करना, और आपका कंटेंट की क्वालिटी लो होगी, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो लोग साइट्स बनाते हैं इंडेक्सिंग में, तो वो यही होती है कि जब कंटेंट की क्वालिटी लो होती है, गूगल
इतना क्लेवर है, आप समझ सकता है कंटेंट कोई क्वालिटी है या कॉपी पेस्टेड है कि वो पहले से ही पेज को इंडेक्स ही नहीं होने देंगे। गूगल वो उस पेज को अपनी डेटाबेस में जगह ही नहीं देगा। तो डुप्लीकेट पेजेस कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन इंडेक्सिंग। अगर आपके पेजेस डुप्लीकेट हैं तो वो इंडेक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी होती है कि अब कंटेंट यूनिक ही बनाना है हमने। अब इसके अंदर तो वो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है ना कि किसी का कंटेंट उठाएं, क्योंकि पहले यही होता रहा है कि लोग किसी का कंटेंट ले लेके अपनी साइट्स पे डालते थे, वो उसको रैंक कर लेते थे, कैश आउट कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी चीजें होती रही हैं, इनकी वजह से ही एल्गोरिदम अपडेट्स आई हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने इसलिए लेके रखी है ताकि आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका कोई यूआरएल होता है ना, तो उसको इंडेक्स में जगह मिली है या नहीं मिली, ये देखने के लिए आप सिंपल ये लिखते हो साइट, SITE साइट, आगे कॉलन और आगे अपना यूआरएल लिखते हो। तो ये करने के बाद अगर आपका वो पेज इस तरह से शो हो जाता है, दैट मीन्स आपका वो वाला पर्टिकुलर पेज इंडेक्स है गूगल के अंदर, उसको इंडेक्सिंग बोला जाता है। तो क्रॉलिंग के अंदर डिस्कवर किया गया पेज को, इंडेक्सिंग के अंदर आपको डेटाबेस में जगह मिल गई, गूगल के अंदर आपकी साइट शो होना स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रोसेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सर्विंग द यूजर। सर्विंग द यूजर से मुराद रैंकिंग ही होता है। ठीक है, एक यूजर को क्या सर्व होता है, जब वो कीवर्ड सर्च करता है तो उसको साइट्स सर्व होती हैं। ठीक है, when a user search a query, Google finds the relevant and highest quality page from index for queries। तो जिस तरह की क्यूरी सर्च की गई है उससे रिलेटेड पेजेस गूगल क्या करेगा, अपने इंडेक्स में से जाके देखेगा, और जो सबसे रेलेवेंट और हाईएस्ट क्वालिटी पेज होगा वो बंदा वो वाला पेज लाके गूगल यूजर को दिखा देगा टॉप पे, फिर उसके उससे जो कम होगा उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, और इस तरह से टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स जो है वो फिल करता है गूगल। रैंकिंग ऑफ वेब पेज डिपेंड्स ऑन मोर देन 200 गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। तो बेसिकली आप लोग अक्सर सुनते हो कि गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो आपकी रैंकिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। आपके पेज को रैंक होने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स देने पड़ते हैं आपको अपनी साइट को, कि उसके अंदर टाइटल होना चाहिए, उसके अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, HTTPS होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, बैकलिंक्स होने चाहिए, साइट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ रैंकिंग फैक्टर्स है जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करूंगा, उसको आप रीड कर लीजिएगा। बट थ्रू आउट लास्ट लेक्चर तक हमने सारा काम यही करना है कि हमने उनके रैंकिंग फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपनी साइट को बनाना है, ताकि गूगल को हमारी साइट पसंद आए। और गूगल को हमारी साइट इतनी पसंद आए कि जितने कंपेटिटर्स हों हमारे जो ऑलरेडी रैंक हैं, जिनको आउट रैंक करके हमने रैंक करना है, हम उनको बीट कर दें। तो अल्टीमेटली गोल यही होगा। अभी आपकी जगह पे कोई ना कोई रैंक तो कर ही रहा होगा कहीं पे, तो आपकी कोशिश यही होगी कि अच्छा मैंने इस कैटेगरी में जाना है, इस कैटेगरी के अंदर ये बंदे रैंक कर रहे हैं, इन्होंने इतना काम किया है, अच्छा मुझे इनसे अच्छा काम करके दिखाना है। फिर गूगल आपको उनकी जगह पे रिप्लेस करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत, टाइम, सारा कुछ लगता है। बेस्ड ऑन क्यूरी फीचर्स ऑफ सर्व ऑल्सो चेंज। तो आप लोग अक्सर देखते हो कि गूगल का जब कोई सर्च रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कायदे आजम, तो अब कायदे आजम जब लिखा तो गूगल का जो सर्च डाटा है वो इस तरह का आया मेरे पास। ठीक है, ये सर्च SERP सर्प इसको बोलते हैं। आप लोगों को शायद इसकी वो जो प्रोनाउंसिएशन उसकी समझ ही ना आ रही हो। SERP सर्प फीचर्स। तो गूगल के ना सर्प फीचर्स होते हैं, जिस तरह से एक ये पैनल है, ठीक है, फिर इसी तरह से एक ये पैनल है। तो डिफरेंट क्यूरीज के लिए गूगल ने डिफरेंट सर्च फीचर्स अलाउ किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको पता चलता जाएगा कि यार हमारी क्यूरीज किस टाइप की क्यूरीज हैं और उनके लिए किस तरह के सर्च फीचर्स गूगल ने दिए हुए हैं। तो सर्च फीचर्स में फीचर्ड स्निपेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता सारा पता चलेगा आपको। ठीक है, मैप्स, अक्सर मैप का रिजल्ट आ जाता है आपको जब आप सर्च करते हो जी पिज्जा नियर मी। ठीक है, FAQ जब जिसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी तरह नॉलेज ग्राफ होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपके सामने आ रहा था ये पैनल, ये नॉलेज ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं बेसिकली ये गूगल के सर्च के फीचर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट क्यूरीज के लिए शो होते हैं, और आपकी जो जो क्यूरीज टारगेट की होती हैं वेबसाइट के ऊपर उनके अकॉर्डिंगली
आपको भी डिफरेंट सर्च फीचर्स मिलते हैं, फिर वहां से ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। तो अक्सर आपकी साइट के ऊपर इमेजेस से अलग ट्रैफिक आ रही होती है, गूगल के सर्च रिजल्ट से अलग ट्रैफिक आ रही होती है, और FAQ से अलग ट्रैफिक आ रही होती है, मोबाइल डिवाइसेस से अलग ट्रैफिक आ रही होती है, तो सारी चीजों से मिलकर आ रही होती है। जब वेब मास्टर को डिस्कस करेंगे उसके अंदर आप लोग ये सीख लोगे कैसे देखा जाता है उसको, ठीक है। सर्च कंसोल एक्ट्स एज अ डॉक्टर ऑफ द वेबसाइट टू हेल्प यू फिगर आउट इश्यूज। सर्च कंसोल बेसिकली इसीलिए गूगल ने आपको दिया है ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर सको, देख सको कि साइट के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, ताकि आपकी साइट गूगल के सर्च इंजन के लिए सबसे बेस्ट रहे, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करे। जिस तरह एक डॉक्टर होता है वो आपको बताता है, आप उसके पास तभी जाते हो ना जब आपकी तबीयत खराब होती है। तो इसी तरह जब आपकी साइट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं तो आप वेब मास्टर को जाके देखते हो कि अच्छा यार मेरी साइट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितनी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और रीजंस हो सकती हैं वो, अगर जो मेजर रीजंस होती हैं वो आपको कंसोल के अंदर लिस्ट डाउन हुई मिल जाती हैं, वहां से आप देख के उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हो कि अच्छा यार अब मुझे ना ये चीज परफॉर्म करनी है। बाज़ औक़ात साइट की स्पीड का इशू होगा, होस्टिंग का इशू होगा, कंटेंट का इशू होगा, इस तरह की डुप्लीकेशन का इशू होगा, और भी छोटी छोटी चीजें, या मैनुअल एक्शन आ गया होगा साइट के ऊपर, पेनल्टी आ गई होगी, इस तरह की चीजें आप सारी वेब मास्टर में जाके देख सकते हो, ठीक है। SEO is performed to make your site better for search engines to rank higher। तो अल्टीमेटली आप जब गूगल का पता चल गया आपको कि हाँ यार गूगल ने क्या करना है कि पहले एक पेज को डिस्कवर करना है, फिर डाटा लेना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर अपनी डाटाबेस में जगह दे देनी है, उसके बाद उसने उस पेज को कहीं किसी कीवर्ड के लिए रैंकिंग देनी है, ठीक है। तो आप SEO की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो करने के बाद ही अपनी वेबसाइट के पेज को इस काबिल करोगे कि वो टॉप स्पॉट्स के अंदर रैंक हो सके। तो विदाउट एसईओ तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो अब एक क्विक नजर से देखो जरा कि किस तरह से गूगल काम करता है। सबसे पहले स्पाइडर आएगा, वो आपके वेब पेज को क्रॉल करेगा, यहाँ से क्रॉल करने के बाद वो आपकी साइट का जो डाटा होगा उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। गूगल बॉट एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करेगा इसको इंडेक्स में जगह देनी है कि नहीं देनी। इंडेक्स में जैसे ही जगह मिल जाएगी तो उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिदम्स डिसाइड करेंगे कि भाई आपका जो पेज है उसको ये यूजर की क्यूरी के अकॉर्डिंगली कब रिजल्ट शो करना है आपका, ठीक है। तो आपकी साइट है, इसी तरह लाखों और साइट्स हैं, सबको एट अ टाइम कंपैरिजन चल रहा होता है कि भाई कौन सा बंदा जो है वो किस स्टेज पे आ गया है, कौन सा बंदा कितना पुराना है, कितना अथॉरिटेटिव है, कितनी अच्छा साइट है उसका, कितनी अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस, सारा कुछ जो है वो ट्रैक हो रहा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं टू मेक श्योर कि हम रैंकिंग के काबिल हो सकें, ठीक है। तो इसी चीज को ही हमने आगे डिस्कस करना है। तो यहां तक तो था कि गूगल काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई एवोल्यूशन सर्च का कैसे हुआ है, कहां से सर्च शुरू हुई है और कहां तक आ चुकी है। गिव मी 1 मिनट, ओके। ओके, तो इनिशियल प्रोसेस वाज सिंपल। जो पहले साइट्स, ये 1990 के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी गूगल नहीं आया था, जब याहू और छोटे छोटे सर्च इंजन थे, तो उनका जो बेसिक काम करने का तरीका था वो यही था कि वेबसाइट्स को डिस्कवर किया जाए, उनको अपनी डेटाबेस में जगह दी जाए, और बाद में उनको कुछ रैंकिंग असाइन कर दी जाए, ठीक है। तो वेब मास्टर बेसिकली, वेब मास्टर का वर्ड थोड़ा सा यूज होगा। वेब मास्टर किसको बोला जाता है? वेब मास्टर आपकी अगर साइट है तो आपको वेब मास्टर बोला जाता है, ठीक है। अगर गूगल के टूल को हम नाम लेंगे तो उसको सर्च कंसोल बोलेंगे। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस जो है वो अपना रखना है आपने, ठीक है। अब उस टाइम पे एल्गोरिदम्स लिखे जा रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन वेब मास्टर की तरफ से आती है, यानी कि जिस बंदे की साइट है उसकी तरफ से आती है, उसको समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद जो है पेजेस को रैंक किया जाएगा। तो सर्च जो थी वो डिपेंड थी किस चीज के ऊपर, कि जो इंफॉर्मेशन हम देंगे इसके ऊपर डिपेंड थी। बट हुआ क्या, जिसकी वजह से आज तक आप लोग सफर कर रहे हो अपडेट्स में, आज आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई। मैनिपुलेशन किस तरह से स्टार्ट हो गई कि लोगों ने देखा कि यार कोई चोर रास्ता है जिसके जरिए रैंक किया जा सकता है।
कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे रैंक किया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक ली जा सकती है। तो मैनिपुलेशन इस चीज को बोला जाता है। तो मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई, वेब मास्टर्स स्टार्टेड स्टफिंग पेजेस विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन और लेस हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनिशिएटिंग द फियर दैट यूजर्स मे मूव टू अदर सर्च इंजन्स। अब ये क्या चीज है, जब लोगों ने सर्च को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, तो जिनके सर्च इंजन्स थे उनको ये डर हो गया कि भाई अगर हमारी साइट के ऊपर आने वाले बंदे सेटिस्फाई ना हुए तो अल्टीमेटली उन्होंने हमें लीव करके किसी और सर्च इंजन पे चले जाना है। 10 दिन के लिए अगर गूगल हर बंदे को गलत रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दे, 11वें दिन कोई गूगल पे नहीं जाएगा, सिंपल इज दैट। तो गूगल के पास एक क्यूरी का भी चांस नहीं है कि वो गलत इंफॉर्मेशन देते, एक क्यूरी का, एक कीवर्ड का। और 8 बिलियन क्यूरीज पर डे सर्च होती हैं गूगल पे, इमेजिन करें, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये स्टार्ट हो गई, वहां मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अर्ली सर्च इंजन्स वर अब्यूज्ड बाय कीवर्ड डेंसिटी फैक्टर्स। तो पेज की जो रैंकिंग थी, उसकी रैंकिंग का जो मेन मकसद, जो मेन रीजन होती थी वो ये होती थी कि उसके अंदर जो कीवर्ड है वो कितनी दफा रिपीट किया गया है। जितनी दफा रिपीट किया गया होगा उतना ही उस पेज को रैंक किया जाएगा ज्यादा। तो इससे हुआ क्या कि लोगों ने बेसिकली अपने पेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा जो पेज है उसके अंदर कीवर्ड ज्यादा दफा आना चाहिए। यूजर गया तेल लेने, हमारा पेज जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर रैंक करना चाहिए, और हर बंदे ने कीवर्ड स्टफिंग स्टार्ट कर दी। तो दिस लेड टू डिफरेंट अप्रोच टू रैंक पेजेस यूजिंग सिमेंटिक सिग्नल्स। तब से अब तक जो है वो अप्रोचेस चेंज हो रही हैं, अप्रोचेस अपडेट हो रही हैं पेजेस को रैंक करने की, ताकि जो कंट्रोल है वो यूजर्स के हाथ में ना रहे, वेब मास्टर्स के हाथ में ना रहे कि भाई वो डिसाइड करेंगे कि किस पेज ने रैंक करना है, जिस पेज में वो ज्यादा कीवर्ड्स डाल देंगे वो रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जो था वो वेब मास्टर्स के हाथ में था, ठीक हो गया। तो मोर एंड मोर फैक्टर्स बर्थ टू स्टॉप द मैनिपुलेशन। तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हर सर्च इंजन ने अपनी तरफ से मेहनत स्टार्ट कर दी, अपनी तरफ से एल्गोरिदम अपडेट्स स्टार्ट कर दिए कि भाई अगर कोई ये कर रहा है तो उसके लिए हम ये टैकल करेंगे, कोई ये चीज करता है उसको ये ऐसे टैकल करेंगे। तो इस तरह से एल्गोरिदम अपडेट्स का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। Google and other search engines grouped up to spread information about sites optimization. Google ने और बाकी जितने भी सर्च इंजन्स थे, ये 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने या 2000 तक सेमिनार्स करवाना स्टार्ट किए कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, कैसे आपको अच्छी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, बैड तरीके यूज नहीं करने, इस तरह की चीजें उन्होंने स्टार्ट की, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो गूगल बेसिकली फिर 1998 में स्टार्ट हो गया था, लॉन्च हो गया था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इनको, दोनों फाउंडर थे इसके। अब गूगल को जैसे ही ये लॉन्च हुआ था, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसकी वजह क्या थी कि गूगल का जो रैंकिंग प्रोसेस था वो डिफरेंट था, और गूगल का जो लेआउट था वो बड़ा क्लीन था। आप 1998 वाला गूगल ओपन करो, आज वाले गूगल में सिर्फ और सिर्फ लोगो का फर्क होगा या हल्की फुल्की सर्च बार की स्टाइलिंग का फर्क होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वो चीज थी जिसने बहुत सारे यूजर्स को अट्रैक्ट किया गूगल पे, कि भाई सिंपलिसिटी है, और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट देना स्टार्ट कर दी गूगल ने कंपेयर्ड विद अदर सर्च इंजन, ठीक है। तो गूगल ने सबसे पहले जो फैक्टर्स, मेन फैक्टर अपना रखा था किसी भी पेज को रैंक करने का, वो था पेज रैंक। पेज रैंक उनका एक रैंकिंग फैक्टर था जो बैकलिंक से बनता था। बैकलिंक क्या होता था, हमारी साइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक आना, ठीक है। इसके अलावा ऑन पेज फैक्टर्स थे जिनकी बेस पे एक पेज की रैंकिंग डिफाइन होती थी, फॉर एग्जांपल कीवर्ड डेंसिटी, मेटा टैग्स, हेडिंग्स एंड साइट स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सब चीजों को मिलाने के बाद किसी पेज को किया जाता था वेरीफाई कि हाँ भाई ये पेज कहाँ पे रैंक होगा, ठीक है। टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन, सिर्फ इस चीज को रोकने के लिए कि लोग सर्च को मैनिपुलेट ना करें। तो पेज रैंक बेसिकली एक नंबर सिस्टम था, 1 से 10 तक किसी भी साइट को पेज रैंक असाइन हो जाता था, और ये इसी बेस के ऊपर होता था कि भाई किस वेबसाइट को कितने अच्छे और कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज को भी लोगों ने क्या किया, मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, लिंक बाय करना स्टार्ट कर दिए, लिंक स्कीम्स बनाना स्टार्ट कर दी, लिंक बिल्डिंग टूल्स बना दिए। आप लोग अक्सर वो रैंक करेक्स और पता नहीं और कितने टूल्स हैं, बड़ी देर पहले यूज करते थे हम लोग, वो सारे जो थे
यूज होते थे, आज भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका है यूज करने का, वो भी आप लोग सीखोगे, ठीक है। किस तरह से लिंक्स बिल्ड किए जाते थे। तो इन सब चीजों की वजह से फिर गूगल को बेसिकली क्या करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस हुई, एंड इस मैनिपुलेशन की वजह से गूगल ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया, ठीक है। तो दिस मैनिपुलेशन लेट गूगल टू स्टार्ट अ क्रैकडाउन ऑन अ मैसिव स्केल एंड दैट रिजल्टेड इन गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स। आज आप लोगों को जो अपडेट्स मिलती हैं, नजर आते हैं कि भाई गूगल की अपडेट आई है, वो इसी वजह से आती हैं कि भाई स्टिल कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेशन चल रही है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अपने सर्च इंजन को बचा के रखना चाहते हैं, दैट्स इट। उनको आप लोगों से नफरत नहीं है। इवन आपकी आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स ही उनके सर्च इंजन को बिल्डअप करती है, ठीक है। अगर आपकी साइट्स नहीं होंगी तो गूगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। बट वो चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि सच है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे, चीजों को अच्छे तरीके से करने की बजाय बुरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वो बिल्ड ही ऐसे हुए हैं लोग, उनकी वजह से हमें गूगल अपडेट्स का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा गूगल अपडेट्स की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 2005 गूगल स्टार्टेड पर्सनलाइजिंग सर्च रिजल्ट्स फॉर ईच यूजर डिपेंडिंग ऑन देयर हिस्ट्री। तो गूगल ने रैंकिंग जो थी वो इस चीज के ऊपर ले आया कि जो बंदा, जिसकी जिस तरह की सर्च हिस्ट्री होगी, उसको उसी उसके अकॉर्डिंगली सर्च रिजल्ट्स शो किए जाएंगे, ठीक है। 2005 में गूगल ने ये चीज इंप्लीमेंट की। इसी तरह से 2007 में गूगल अनाउंस्ड अ कैंपेन अगेंस्ट पेड लिंक्स दैट ट्रांसफर पेज रैंक। तो बेसिकली गूगल ने एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कि भाई जो वेबसाइट्स बैकलिंक सेल कर रही हैं, उनका जो पेज रैंक होगा उसको हम कम करेंगे, ठीक है। ये एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी इसी मकसद के लिए कि भाई लोग मैनिपुलेशन को स्टॉप करें, लोग इस चीज को स्टॉप कर दें कि पैसे दे के लिंक ले लिया या किसी और मकसद से लिंक ले लिया, किसी तरीके बस बैकलिंक ले लिया, ताकि हमारी साइट जो है वो सर्च इंजन में रैंक करने लग जाए, ठीक है। इसी तरह से इन 2009 गूगल इंट्रोड्यूस्ड द रोल ऑफ नो फॉलो एट्रीब्यूट टू अफेक्ट पेज रैंक नेगेटिवली। दैट टू वाज क्रैक्ड बाय वेबमास्टर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड आईफ्रेम्स। तो 2009 के अंदर गूगल ने बेसिकली एक, आप लोगों को अभी मैंने एक एट्रीब्यूट के बारे, सॉरी, टैग के बारे में बताया, जो कि टैग था href एंकर टैग, ठीक है, ये वाला HTML टैग, ठीक है। अब ये बेसिकली उसका कोड है, यहां से लेके ये चीज, ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये जो पार्ट है ओपनिंग ओपनर के अंदर, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, खसूसियात होती हैं। सपोज कर लो ये मैं हूं, ये एंकर टैग जो है ये गुलाम अली है। तो गुलाम अली की कुछ खसूसियत हो सकती है, गुलाम अली के बारे में कुछ चीजें यूनिक हो सकती हैं जी, कि फॉर एग्जांपल गुलाम अली इज अ ब्राउन बॉय, गुलाम अली इज अ पाकिस्तानी। तो दीज आर माय एट्रीब्यूट्स। सेम एट्रीब्यूट्स हर किसी चीज के होते हैं। इसी तरह से एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो गूगल ने क्या बोला कि भाई आपका बैकलिंक जो है वो दो तरह का हो जाएगा। एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर, वो ये था कि जो लिंक टाइप है वो किस तरह की है, ये बहुत मैटर करता है। अब तो दो तरह की तब कैटेगरीज अनाउंस हो गई। नो फॉलो, बेसिकली उन्होंने बोला कि नो फॉलो जो बैकलिंक होगा उसको हमने कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं नो फॉलो रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जिस बैकलिंक के अंदर रिलेशन नो फॉलो होगा, उसका मतलब ये होगा कि गूगल इस बैकलिंक को ट्रस्ट नहीं करता। ये तब गूगल ने चीज लॉन्च कर दी। तो जितने भी बैकलिंक्स इस तरह के थे जिनके अंदर रिलेशनशिप्स, बल्कि तब से रिलेशनशिप डिफाइन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब जिसने भी बैकलिंक देना है किसी को, वो डिफाइन करेगा कि वो अगले बंदे पे ट्रस्ट करता है कि नहीं करता। तो ज्यादा अब लोगों ने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया कि हमें नो फॉलो बैकलिंक मिले ही ना। जिसके ज्यादा नो फॉलो बैकलिंक्स होते थे उसका पेज रैंक स्कोर कम कर देता था गूगल, ठीक है। तो अब लोग, क्योंकि बैकलिंक्स लोगों के कंट्रोल में नहीं है, मैंने आपकी साइट को अगर बैकलिंक देना है या तो आप मुझे पे करोगे, अदरवाइज नहीं पे करते तो मेरी मर्जी है मैं दूं या ना दूं। हो सकता है मैं नो फॉलो बैकलिंक दे दूं, आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज की वजह से बेसिकली ये मकसद सिर्फ इतना था गूगल का कि किसी तरीके से इस चीज को क्रैक डाउन करना है, कंट्रोल करना है। बट ये भी लोगों ने क्रैक कर लिया था।
जावास्क्रिप्ट को यूज करके और आई फ्रेम्स को यूज करके। आई फ्रेम के अंदर हम बैकलिंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, जावास्क्रिप्ट भी यूज की थी करते थे, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 2010 में गूगल ने कैफीन अपडेट इंट्रोड्यूस की, जिसका काम सिर्फ ये था कि इंडेक्स के अंदर जो पेजेस शो होते हैं, जब कोई कीवर्ड सर्च किया जाता है तो गूगल का इंडेक्स आता है जिसमें 10 रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, उनके अंदर गूगल ने फ्रेश रिजल्ट्स शो करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ताकि पेजेस जो हैं वो सालों ना लें रैंक होने में, जल्दी रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाए। तो वो कैफीन की वजह से हुआ था। लेटर इन 2010 गूगल इंस्टेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक श्योर सर्च रिजल्ट्स मोर टाइमली, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं, जिस तरह अगर आपकी साइट है तो उनको जल्दी रैंकिंग असाइन की जाए। बिफोर इट वुड टेक ईयर्स टू गेन सर्च रैंकिंग्स। तो ये गूगल इंस्टेंट का एक एल्गोरिदम था जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल होती है कि एक पेज को ज्यादा जल्दी रैंकिंग मिले। बट अब क्योंकि वेब का स्केल बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम जो भी साइट बनाते हैं उसको एक थोड़ा सा टाइम पीरियड लग ही जाता है, ठीक है, बट उसको भी बीट कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद इन फेब 2011 गूगल इंट्रोड्यूस्ड पैंडा अपडेट दैट टारगेटेड वेबसाइट्स कंटेनिंग डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। तो सिंपल वर्ड्स में 2011 के अंदर गूगल ने एक अपडेट रिलीज की थी जिसका नाम है पैंडा, जो कि थी कंटेंट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट कंटेंट आप लोग डालते हो उसके ऊपर। तो इसका टारगेट वो साइट्स थी जिन्होंने किसी का कंटेंट कॉपी किया हुआ था, क्योंकि तब ये प्रैक्टिस बहुत ही आम थी कि भाई एक बंदे की साइट है, उसकी 10 कॉपीज बनी हुई है, ठीक है। उस चीज को रोकने के लिए गूगल ने इस एल्गोरिदम अपडेट के अंदर वो तमाम साइट्स उड़ा दी थी जब ये अपडेट आई थी, कि जिनके ऊपर अपना कंटेंट नहीं था, जिनके ऊपर यूनिक कंटेंट नहीं था, ठीक है, उन साइट्स को गूगल ने अपने डेटाबेस से निकाल दिया, उड़ा दिया। उसके बाद से गूगल का मतलब ये चीज क्लियर कर दी गूगल ने कि भाई अगर आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंक करना है तो आपको अपना यूनिक कंटेंट लेके आना है, ठीक है। तो जितने भी लोग कॉपी करते थे, जो भी स्ट्रेटजीज यूज करते थे, वो सारी तब से बंद हो गई, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन ही थी कि भाई मेहनत किसी की है, कंटेंट किसी ने लिखा हुआ है, यूज मैं कर लूं, या मैंने कंटेंट लिखा आप यूज कर लो उसको। तो इस चीज को रोका गया। फिर इसी तरह से 2012 में गूगल इंट्रोड्यूस्ड पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन बेसिकली गूगल अपनी अपडेट्स को डिफरेंट नाम देता, तो ये पेंगुइन अपडेट आई थी बैकलिंक्स के लिए, ठीक है। टू पेनलाइज साइट्स दैट यूज्ड मैनिपुलेटिव लिंक टेक्निक्स टू गेन रैंकिंग्स। ऐसी वेबसाइट्स जो लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स को यूज करके रैंकिंग ले रहे थे, या फिर किसी भी तरह से लिंक बिल्डिंग के हवाले से अपनी साइट्स को रैंक करके बैठे हुए थे, उन वेबसाइट्स को गूगल ने उड़ा दिया अपनी सर्च में से। बहुत बड़ी अपडेट थी, बड़ी साइट्स उड़ी थी, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट टू फाइट लिंक स्पैम, लिंक ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट लिंक स्कीम्स। तो जितने भी लोग थे जो कि बैकलिंक्स सेल कर रहे थे, कुछ लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स थी, बहुत बहुत अजीब अजीब किस्म की लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स लोगों ने बना के रखी हुई थी, ठीक है। जब बैकलिंक्स की बारी आएगी तब आप लोगों को मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो उन साइट्स को गूगल ने उड़ा दिया। तो जारी बात है साथ में कुछ अच्छी साइट्स भी उड़ गई थी, बट देखा जाए तो इस अपडेट के बाद बहुत कंट्रोल हो गया था। लोग क्या करते थे, एक ही पेज को जिसको रैंक करना होता था, एक एंकर टेक्स्ट के साथ इतने बैकलिंक्स दे देते थे कि अल्टीमेटली वो पेज ऐसा स्कोर शो करता था गूगल को कि भाई इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पेज को जब 10 वेबसाइट्स लिंक दें और सेम कीवर्ड से लिंक दे दें, एंकर टेक्स्ट जिसको बोला जाता है, जो 2 एंकर टैग्स के दरमियान में टेक्स्ट आता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक किया जाता है, तो उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो टेक्स्ट बेसिकली सेम कीवर्ड लोग रखने लग गए थे जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते थे। तो कीवर्ड पे रैंकिंग का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, बिजनेस। उस चीज को गूगल ने क्रैक डाउन किया, लोगों की साइट्स को पेनलाइज किया, पेनल्टी डाल दी, उड़ा दिया साइट्स को। तो और ये बताया कि भाई अब से कोई बंदा ये चीजें करेगा तो वो फौरन उड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन 2013 गूगल इंट्रोड्यूस्ड हमिंगबर्ड, a language processing system to understand intention behind the query to rank pages which were more relevant by context to promote trusted authors and high quality content in index। तो 2013 से पहले पहले क्या होता था, आप जब अपना पेज बनाते थे उस पेज के अंदर आपको सिर्फ ये करना होता था कि आपका जो कीवर्ड है एज इट इज आपके कंटेंट में, टाइटल में, हेडिंग्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, और जितनी ज्यादा दफा कीवर्ड एग्जिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसको रैंकिंग बूस्ट मिलेगा।
2013 से पहले की ये कहानी है, लेकिन 2013 के बाद ये कहानी चेंज हो गई। गूगल ने बोला कि अब मुझे ऐसा पेज नहीं चाहिए जिसके अंदर कीवर्ड ही रिपीट किया गया। 2013 पे उनका जो एल्गोरिदम अब हमिंगबर्ड आया, वो इस काबिल था कि वो एक कीवर्ड को समझ सकता था, उसकी इंटेंशन को समझ सकता था। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड ये एल्गोरिदम था। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज ये होती है कि जिस तरह दो लोग आपस में बात करते हैं ना, उसको नेचुरल लैंग्वेज बोला जाता है। गूगल ने नेचुरल लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दिया था 2013 में, ठीक है। और उसका मकसद ये था कि ऐसी क्यूरीज जो गूगल में सर्च होती हैं जिनके अंदर नेचुरल लैंग्वेज यूज होती है। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, आप अगर एक कीवर्ड सर्च करते हो, वेयर इज, बल्कि नहीं, कोई ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर आप कीवर्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सर्च कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ब्यूटीफुल पाकिस्तान। तो असल कॉन्टेक्स्ट है व्हाट इज वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटीफुल आपने जो लिखा है वो सिर्फ आपकी नेचुरल लैंग्वेज थी, उसका कोई एज सच कोई वो मतलब नहीं है वहां पे, लेकिन आपने नेचुरली लिख दिया उसको। गूगल चाहता था कि इस तरह की क्यूरीज को समझा जाए कि भाई ये जो कीवर्ड्स सर्च हो रहे हैं जिनके अंदर नेचुरल वर्ड्स इस तरह के आ जाएंगे, ताकि गूगल आपको अलाउ करे कि आप किसी भी तरह से कीवर्ड लिखें, हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को गूगल ने 2013 में समझना स्टार्ट कर दिया, और तब से गूगल कीवर्ड्स को समझना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और आपके लिए ये जरूरी हो चुका था कि भाई अब आप अपनी साइट्स को सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे नहीं बनाएंगे कि आपके कंटेंट के अंदर एज इट इज कीवर्ड एग्जिस्ट करे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कीवर्ड पे रैंक करना था, वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान माय डियर, मैं ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ। आप लोग चैट जीपीटी से जब बात करते हो तो आप यही कहते हो ना, प्लीज फॉलो दिस टेक्निक, प्लीज डू दैट फॉर मी। कभी गूगल को तो नहीं ना ऐसे बोला आपने जाके, प्लीज फाइंड दिस फॉर मी। गूगल में सिंपल कीवर्ड लिखते हो जाके आप। बट नेचुरल लैंग्वेज को समझने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपने कोई चीज पूछी है गूगल से, तो गूगल उसको समझे कि आपने असल में क्या पूछा है, और एक्स्ट्रा वर्ड्स को इग्नोर कर दे। तो अगर आप ये लिखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान माय डियर, तो वो माय डियर जो है उसका कोई मतलब या मकसद नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक हो गया। तो आप जब गूगल में कुछ सर्च करते हो एक चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो बेस्ट गेमिंग चेयर, मैं कुछ सर्च करूंगा, किसी अपने तरीके से सर्च करूंगा। आप जितने भी लोग बैठे हो, अगर आप गेमिंग चेयर के बारे में सर्च करोगे तो आप अपने तरीके से सर्च करोगे। हो सकता है आप सर्च करो टॉप 2023 गेमिंग चेयर्स, आप इस तरह से सर्च कर लो। या कोई बंदा ये सर्च कर ले, गेमिंग चेयर्स इन 2023 विच आर बेस्ट रैंकिंग, मतलब वो थोड़ा सा क्यूरी लंबा कर दे। मकसद सबका सेम है, ये चीज को आपने समझना है, मकसद सबका सेम है। इस चीज को गूगल ने समझना स्टार्ट किया था हमिंग बर्ड अपडेट में, क्योंकि उस वक्त नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ये चीज अब गूगल को समझ आ चुकी थी कि भाई जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी क्यूरी को कैसे समझना है। नाउ गूगल कुड शो पेजेस दैट मैच द टॉपिक ऑफ क्यूरी। तो अब वो चीज खत्म हो गई थी, एक पेज के अंदर 50 दफा कीवर्ड रिपीट करना है। वो चीज जो करता था उसकी साइट रैंक नहीं होती थी। अब उसकी साइट रैंक होती थी जो बंदा उस क्यूरी के अकॉर्डिंगली अपने पेज को ऑप्टिमाइज करता था। क्यूरी क्या थी जी? व्हाट इज द वेयर इज द कैपिटल ऑफ माय, वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर ये क्यूरी है, उसके साथ आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दो माय डियर या इस तरह का करके, तो गूगल इग्नोर करेगा। आपका पेज उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, गूगल ये देखेगा। हमिंग बर्ड का सबसे पहला स्टेप ये था। उसके बाद 2016 2015 में 26 अक्टूबर को गूगल ने रैंक ब्रेन एल्गोरिथम को लॉन्च किया टू हैंडल क्यूरीज दैट वर नाउ न्यू टू गूगल, विच वाज 15% ऑफ ऑल सर्चेस। डेली बेस पे गूगल के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जो कभी गूगल के पास आए ही नहीं थे। अब जब कीवर्ड पहली दफा आएगा, उसको टैकल कैसे किया जाएगा?
क्योंकि पहले तो कीवर्ड की डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंगली गूगल ने डिसाइड कर दिया ऐसा एल्गोरिदम बना देते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स को टैकल कर लेगा। लेकिन अगर कीवर्ड ही पहली दफा आया, वो नया कीवर्ड है जिसके बारे में गूगल को पहली दफा पता चला है, उसके ऊपर आने वाला जो विजिटर है वो कैसे सेटिस्फाई होगा? ठीक है। तो रैंक ब्रेन यूज्ड अ मशीन लर्निंग सिस्टम दैट बिल्ड्स ऑफ हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, जिसको रैंक ब्रेन बोला जाता है, विच टुक गूगल फ्रॉम अ स्ट्रिंग टू थिंग्स एनवायरमेंट। ये है जहां पे आके गूगल की जो सर्च थी वो तकरीबन चेंज हो गई थी, ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी थी, कि अब आगे साइट्स कैसे काम करेंगी। ये वो टर्निंग पॉइंट था गूगल का। ठीक है। अब आपके कीवर्ड के अंदर ये मैटर नहीं करता था कीवर्ड है कि नहीं, अब कीवर्ड से चीज हटके थिंग्स के ऊपर चली गई थी, जिसको एंटिटीज बोला जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर एंटिटीज का वर्ड सुना होगा कि यार अब एंटिटीज कंटेंट में होनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। एक तसल्ली के साथ लेक्चर करने हैं हमने एंटिटीज के ऊपर, समझाना है आप लोगों को कि एंटिटीज क्या भला होती हैं। सिंपल वर्ड्स में एंटिटी क्या होती है? एक यूनिक चीज, वो कुछ भी हो सकता है, वो वर्चुअल हो सकती है, वो रियल हो सकती है। इंक, पेपर, वॉलेट, टेबल, मॉनिटर, माइक्रोफोन, एवरीथिंग इज एन एंटिटी। दुनिया की हर एक चीज जो यूनिक है, दैट इज एन एंटिटी। और उस एंटिटी का एक कोड है मशीन लैंग्वेज में, मशीन आईडी है। ठीक है। गूगल के पास सेव है। अब ये स्टोरी आपको किसी और दिन सुनाऊंगा एंटिटीज वाली क्लास में, कि ये क्या चक्कर है, ये गूगल ने कहां से लिया। तो ये एक स्टार्टअप था जिसको गूगल ने एक्वायर किया था। ये उनका आइडिया ये था कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनको एक मशीन की मशीन आईडी असाइन कर दी जाए। दुनिया का जितना नॉलेज था उसको मशीन आईडीज असाइन हो चुकी थी। उस स्टार्टअप को गूगल ने एक्वायर किया था $50 मिलियन में। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस के अंदर एक कोड बन गया था हर एक चीज का जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है। अब गूगल कीवर्ड को नहीं देखता था, गूगल कीवर्ड के पीछे ये कोड्स देखता था। ठीक हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा बट प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई कोई कुछ नहीं हुआ अभी भी। बहुत ही आसान चीज है, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना समझते जाओ, दैट्स इट। गूगल को जब कीवर्ड्स सर्च करते थे लोग, तो अब उसको कीवर्ड कीवर्ड नहीं लगता था, अब उसको एक एक कलेक्शन ऑफ कोड्स नजर आती थी। फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी बंदे का कोड हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो इस फॉर्मेट में बना होगा, मशीन आईडी वो। तो मशीन लर्निंग बेसिकली यही होता है कि मशीन लर्न करती है। तो रैंक ब्रेन जो था वो इस काबिल हो चुका था कि वो लर्न करे ऑटोमेटिकली कि किसी भी सर्च को कैसे टैकल करना है। अब गूगल आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड करने लग गया था। गूगल को एग्जैक्टली पता था कि इस कीवर्ड के को सर्च करने वाला बंदा क्या चाहता है। ठीक है। तब से अब तक हम अपना जो कंटेंट है जो बनाते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं कि उसके अंदर अब कीवर्ड रेपिटेशन करने का फायदा नहीं है हमें, अब हमें उसको एक प्रॉपर टॉपिक में लेके जाना है, उसके अंदर एंटिटीज को डिस्कस करना है, ताकि गूगल उसको रेलेवेंट पेज कंसीडर करे। ठीक हो गया। तो यहां से बेसिकली जो असल रेवोल्यूशन था सर्च का वो स्टार्ट हुआ था। ओके। तो 2017 में गूगल अनाउंस्ड फ्रेड अपडेट फॉर वेबसाइट्स दैट वर हेवीली टारगेटिंग एड्स ऑन साइट्स। जिन वेबसाइट्स के ऊपर लोग बहुत ज्यादा एड्स को टारगेट कर रहे थे, उन वेबसाइट को गूगल ने उड़ाना स्टार्ट कर दिया। गूगल ने बोला कि भाई यूजर को हेल्प आउट करो, कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी साइट के ऊपर इतने एड्स शो करवाने की और सारा कुछ करने की, जस्ट फोकस ऑन वैल्यूइंग द यूजर। तो ये भी एक अपडेट थी। अपडेट्स तो तकरीबन इतनी है कि अभी मैं बात करना स्टार्ट करूं तो अगली 2 क्लासें और लग जाएंगी। ठीक है। बट हम सिर्फ उन अपडेट्स की बात करेंगे जहां पे मेन डिसीजंस हुए थे, जहां पे गेम चेंज हो गई थी, जहां पे काम करने के तरीके चेंज हो गए थे। इसी तरह से 2019 के अंदर गूगल अनाउंस्ड बर्ट, बाय डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एंटिटी रिलेशनशिप, इस तरह का कुछ बोलते हैं, मेरे ख्याल में जेन से निकलेगा। ये बेसिकली है क्या चीज? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी का ये आगे एक सब क्लास है। ठीक है। कोई बस सुनते जाओ, मुझे पता है आप लोगों को ये क्या बुलाया है, ठीक है, बट आपका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ ये है क्या चीज।
A language model that could better understand queries of users and rank pages that fully meet the intent of the query. तो एक लैंग्वेज मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल जब भी आता है उसका मतलब ये होता है कि वो इंसानी लैंग्वेज को समझ सकता है, ठीक है, इंसान की लैंग्वेज को समझ सकता है। जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं, इसी तरह से गूगल आपके कहे हुए क्वेश्चन को समझ सकता है। तो अब देखना जरा किस लेवल पे जाके वो समझता है, और उसी तरह से वो पेज को रैंक भी करेगा। दैट फुली मीट द इंटेंट ऑफ द क्यूरी, कि कीवर्ड में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली पेज को रैंकिंग असाइन करेगा। BERT was a breakthrough to understand connection of words to provide super relevant result. तो वर्ड्स के दरमियान में कनेक्शन और समझना स्टार्ट हो चुका था गूगल। तो अगर एक बंदा ये सर्च करता 2019 ब्राजील ट्रैवलर टू यूएसए नीड अ वीजा। अब इस कीवर्ड को पहले रीड करो और ये समझो कि इस कीवर्ड के पीछे बंदा क्या चाहता है। 2019 ब्राजील ट्रैवलर है, उसने यूएसए का वीजा चाहिए उसको, टू यूएसए नीड अ वीजा। अब इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूं तो गूगल को क्या समझ आएगी कि भाई ब्राजील जाना चाहता हूं मैं, यूएसए जाना चाहता हूं मैं, यूएसए का ट्रैवलर हूं, ब्राजील का ट्रैवलर हूं, क्या चाहता क्या हूं मैं, ठीक है। तो गूगल ने उसकी दो हमें एग्जांपल्स दी, सॉरी, कि बिफोर बर्ड से पहले क्या होता था कि ये एक, मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं आपको, अब नजर आ रहा होगा। यूएस सिटीजन्स कैन ट्रेवल टू ब्राजील विदाउट द रेड टेप ऑफ अ वीजा। तो ये लिखा हुआ है कि जो यूएस के सिटीजन हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं ब्राजील में। ये था बर्ड से पहले। अब सर्च क्या किया जा रहा है, ब्राजील ट्रेवलर टू यूएसए नीड अ वीजा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर टूरिज्म एंड विजिटर यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन ब्राजील। अब इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए कि भाई पहला जो कीवर्ड है उसके अंदर बोला जा रहा है कि यूएस से सिटीजन्स कैन ट्रेवल टू ब्राजील, लेकिन कीवर्ड हमारा है ब्राजील ट्रैवलर यूएसए जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेज आया है, टूरिज्म एंड विजिटर, यूएस एम्बेसी का पेज आ गया जो कि ब्राजील में, ब्राजील ट्रैवलर टू यूएसए नीड अ वीजा। इस तरह के कीवर्ड्स का कनेक्शन आपस में गूगल को समझ आना शुरू हो चुका था कि भाई आपके कीवर्ड के अंदर एक्चुअल में कनेक्शन क्या है। तो ट्रैवलर टू यूएसए, ट्रैवल करना चाहता है यूएसए में, ब्राजील का ट्रैवलर है और उसको वीजा चाहिए, तो उसको पहले ये पेज हो रहा था कि भाई यूएस का सिटीजन है वो ब्राजील जाना चाहता है, ये पहले होता था। इसका मतलब था वो रिजल्ट सही नहीं था। 2019 के बाद टूरिज्म एंड विजिटर का पेज, जिसके अंदर एम्बेसी का पेज आता है जो कि ब्राजील में है, क्योंकि ब्राजील का ट्रैवलर है वो यूएसए का वीजा चाहता है, तो एम्बेसी का, यूएस एम्बेसी का उसको पेज शो हो गया। ये ब्रेक थ्रू था जिसकी हेल्प से गूगल ने क्यूरीज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। और आप लोग आगे जब हम जाएंगे तो सीखेंगे कि कीवर्ड की इंटेंशन को कैसे समझा जाता है, कीवर्ड का इंटेंट कितना मैटर करता है, ताकि आपका जो पेज है जिसको आपने रेडी करना है वो उस इंटेंट को सेटिस्फाई करेगा तो वो रैंक हो सकेगा, ठीक है। इंटेंट बोलते हैं इंटेंशन को, इंटेंशन बोलते हैं नीयत को। तो नीयत क्या होती है, नीयत तो यही होती है ना, आप गूगल में जाके लिखते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स प्राइस, तो आपकी इंटेंशन ये थी कि भाई आपको प्राइस जाननी है आईफोन 13 प्रो मैक्स की। अगर मैं अब ये बोल दूं कि अगर आप ये सर्च करते हो कीवर्ड आईफोन 13 प्रो मैक्स प्राइस, तो क्या इस चीज के चांसेस नहीं है कि आप बाय करने के मूड में हो, आप क्यों पूछोगे प्राइस को, वजह क्या फिर प्राइस पूछने की। ऐसे बैठे बैठे आप लैम्बोर्गिनी की प्राइस क्यों नहीं सर्च करते, आईफोन 13 प्रो मैक्स की अगर की तो लैम्बोर्गिनी की क्यों नहीं सर्च की आपने, कैडिलैक की क्यों नहीं की, फरारी की क्यों नहीं की, बिकॉज यू डोंट वांट टू बाय दैट। आपने गूगल में सर्च इसलिए किया था, अगर एग्जांपल दिया ने ये कि आईफोन 13 प्रो मैक्स प्राइस, क्योंकि आपके माइंड के अंदर हो सकता है 10%, 20%, 30, 40, 50 जितना भी है बाय करने का इंटेंशन है, आपको प्राइस जाननी है, प्राइस के बाद आप डिसीजन लोगे वो बात की बात है। तो कीवर्ड के पीछे हमेशा हर बंदे की एक नीयत होती है। अगर मैं सर्च करता हूं चीप ट्यूबलाइट्स,
तो भाई मुझे जो है वो सस्ती ट्यूबलाइट चाहिए। अगर मैं सर्च करता हूं हाउ टू मेक टी, तो मेरे कीवर्ड से मुझे गूगल को ये बताना है कि मुझे चाय बनाने का तरीका नहीं पता, मुझे बताओ। तो उसको गूगल को समझ के ऐसे पेजेस लेके आने हैं जिन पेजेस के अंदर मुझे चाय बनाने का तरीका दिखाया जा रहा हो, ना कि चाय बेची जा रही हो मुझे। ये गूगल समझेगा। कब समझेगा? उस कंटेंट को समझ के। अब उस कंटेंट को जब समझेगा गूगल, तो आपकी ड्यूटी ये हो गई कि भाई आपके पेज को गूगल समझ सकता है। तो अब कंटेंट बनाने का तरीका जो था वो चेंज हो चुका था। तो अब वही चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ऐसा कंटेंट क्राफ्ट करना है जो आपके कीवर्ड की इंटेंशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज थी, इसके बाद से काफी चेंजेस हो चुके थे कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो अब इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं ऑनेस्टली। मैंने आप लोगों के लिए एक पेज रखा हुआ है जिसके ऊपर जाके आप लोग गूगल की अपडेट्स की हिस्ट्री देख सकते हो। ये पेज है, मैं इसका यूआरएल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। बल्कि नहीं यार, मैं इसको ना अपने पास कहीं पे सेव करता हूँ, क्लास के बाद शेयर करता हूँ। अभी चैट मैंने ऑफ की हुई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ। ये जो रिसेंटली अपडेट आई है मार्च 15 में, मार्च 2023 कोर अपडेट, अभी मेरे ख्याल में भी कुछ दिन पहले आई है, उसकी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद उससे पिछली जो अपडेट थी वो ये थी। उसके बाद जो पिछली अपडेट थी वो ये थी। तो विद टाइम हम लोग चीज़ों के जो जो चीज़ हम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपडेट हुआ करेगी तो हम उसको फौरन डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है। बट अभी के लिए आप लोगों को इतना बताना काफी था कि सर्च कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे आके रुकी हुई है। बट कॉन्टिन्यूसली चीज़ें अपडेट हो रही हैं। और जिसको फर्दर रीड करना है वो यहाँ से इस पेज के ऊपर जाके अपडेट्स के बारे में मजीद सीख सकता है। डेफिनेटली आप लोग पढ़ो, रीड करो, सीखो, ताकि आप लोगों के ही नॉलेज में इजाफा होगा, आप लोगों को ही फायदा होगा इसके अंदर। ठीक है। ओके। तो ये तो था छोटा सा माइनर सा एक हिस्ट्री ऑफ गूगल और एवोल्यूशन ऑफ सर्च। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी थोड़ा सा ब्लॉगिंग के ऊपर। अब हमें पता है एसईओ क्या है, अब हमें पता है गूगल कैसे काम करता है, अब हमें पता है एसईओ का फायदा क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ को हमने कहाँ यूज करना है। कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग ई कॉमर्स साइट्स में यूज करो, लोकल एसईओ में यूज करो, ब्लॉग्स बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, और भी सर्विसेज जो भी करना है करो। बट इस कोर्स में हम ब्लॉगिंग पे काम करेंगे। ठीक है। तो ब्लॉगिंग बेसिकली क्यों करेंगे, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स टू मेक मनी। ठीक है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आर्टिकल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड पब्लिशिंग ऑन अ वेबसाइट। सिंपल। एक वेबसाइट बनाएंगे हम, उसका एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और उस टॉपिक के ऊपर अपने आप को एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एसईओ का नॉलेज है, तो मैं उस नॉलेज को कैश आउट करना चाहता हूं, तो मैं एक अपना ब्लॉग बना लूंगा जिसके ऊपर मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, लोग मुझे एज अ ब्रांड कंसिडर करेंगे। जिस तरह केएफसी ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स ब्रांड है, इसी तरह गुलाम अली एक ब्रांड बनेगा। जब वो बंदा ब्रांड बन जाएगा, जिस तरह से आप लोग अक्सर वो बैकलिंको का ब्रांड, बैकलिंको जो है उसकी साइट को बड़े मजे से रीड करते हो जाके, ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी देख लें। नील पटेल एक ब्रांड है। इसी तरह से हर फील्ड के अंदर अंदर आप लोग अपने आप को एक अथॉरिटी शो करवा सकते हो। जिनके पास नॉलेज है, असल मकसद तो यही था कि जिनके पास जिस फील्ड का नॉलेज है वो उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करें, अपनी एक वेबसाइट बना के, और उसको कैश आउट कर ले। ये रीजन था। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि अब इसको एक मनी मेकिंग टेक्निक बना लिया हुआ है, जो कि ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं है उसके अंदर, बट लोगों को सर्व नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, नॉलेज नहीं होता किसी टॉपिक के बारे में, उस पर भी साइट बन जाती है। बाद में इशू क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं आता। बाद में इशू क्या होता है, रिसोर्सेज नहीं होते। बाद में इशू क्या होता है कि काम करने का दिल नहीं करता, साइट सक्सेसफुल नहीं हो पाती, फिर एसईओ को गालियां निकलती हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है ब्लॉगिंग की, कि हम एक साइट बनाएंगे, उसके अंदर सेट ऑफ आर्टिकल्स लिखेंगे। तो आगे जाके आप सीखते जाओगे कि कितने आर्टिकल्स हो सकते हैं, कितना एक्सपेंस हो सकता है, कैसे करते हैं, सारा कुछ यही हमने सीखना है इसके अंदर। ठीक है। बट ब्लॉगिंग करनी क्यों है? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई मोनेटाइजेशन, इसकी इसकी मोनेटाइजेशन से पता चल जाएगा क्यों करनी है। तो इसके अंदर आप डिफरेंट तरह से अपनी साइट को मोनेटाइज कर सकते हो। क्योंकि आप अपने ब्लॉग्स जब लिखोगे, आर्टिकल्स लिखोगे, उनके ऊपर आप एसईओ करोगे,
उनकी ऑप्टिमाइजेशन करोगे सर्च के लिए, ताकि वो सर्च में रैंक हो। जितने ज्यादा आर्टिकल्स रैंक होंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी। जब ट्रैफिक आएगी, उस ट्रैफिक को बाद में आपने कैश आउट करना है, उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एड्स चला के मोनेटाइज कर सकते हो, आप किसी की प्रोडक्ट रेकमेंड करके उसको, बंदे को उसकी साइट पे भेज के अर्न कर सकते हो मोनेटाइजेशन। ये भी एक टेक्निक है, एफिलिएट मार्केटिंग जिसको बोला जाता है। इसी तरह से आप सीपीए, कॉल कॉस्ट पर एक्शन, इस तरह करके कुछ होता है, बड़ी देर होगी पहले किया था। तो सीपीए कर सकते हो, सीपीए की ऑफर्स होती हैं जिसको आप क्या करते हो, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग की ही एक कैटेगरी है, जिसमें आपने सिर्फ किसी को किसी साइट को रेफर करना होता है, किसी प्रोडक्ट तक किसी बंदे को रेफर करना होता है। वो बंदा जब चला जाएगा आपको एक कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मोनेटाइजेशन टेक्निक्स हैं। तो इसके अंदर हम लोग ज्यादा जो फोकस करेंगे वो करेंगे एड्स के ऊपर। एड्स में आप लोगों ने सुना हुआ है सिर्फ एडसेंस का, हम एडसेंस से आगे जाएंगे, हम एजोइक तक जाएंगे। एजोइक बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट एजोइक ही होगा। एजोइक क्या है? एजोइक एक वेबसाइट है जो एड्स को मैनेज करती है। एड्स इनके पास गूगल के होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के रखा हुआ है। लेट मी शो यू। अपना एक सिस्टम बना के रखा हुआ है जो अलाउ करता है इनको कि एड्स को ये खुद कंट्रोल करते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर सकते इनके एड्स को, अपनी मर्जी से ये एड्स शो करेंगे, अपनी पोजीशन उनकी सिलेक्ट करते हैं। एडसेंस के अंदर तो आप अपनी मर्जी से लगाते हो ना, फिर आप कहते हो कि क्या पोजीशन हो एड्स की ताकि ज्यादा रेवेन्यू आए। इजोइक ये काम ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। तो एजोइक अप्रूवल सीखेंगे, एजोइक की रिक्वायरमेंट सीखेंगे। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ साइट के ऊपर अच्छा कंटेंट हो, दैट्स इट। पहले इनकी रिक्वायरमेंट होती थी 10,000 ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर पर मंथ, अब नहीं है, ठीक है। ये अच्छा पे करते हैं 1,000 विजिट्स के ऊपर। अगर आपको एडसेंस $5 पे करता है तो एजोइक $15 तक पे करता है। मेरी अपनी साइट्स हैं एजोइक के ऊपर, जिनके ऊपर मुझे 15 से $25 पर 1,000 व्यूज मिलता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है टॉपिक टू टॉपिक। और ट्रैफिक, जाहिर बात है, ट्रैफिक पर 1,000 व्यूज के अगेंस्ट ही आपको अर्निंग मिलती है इसकी। एक हो गया ये प्लेटफॉर्म। हमने स्टार्ट यहां से लेना है, हमने जाना है मीडिया वाइन के ऊपर। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास मीडिया वाइन होता है, ठीक है। मीडिया वाइन ये भी एक एड मैनेजमेंट सर्विस है जो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि जिस तरह एजोइक है आपको एड्स देता है, एडसेंस एड्स देता है, मीडिया वाइन एड्स देता है। ये एक थोड़ा सा प्रीमियम नेटवर्क है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है 50,000 ट्रैफिक पर मंथ, वो भी गूगल से, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा प्रोसेस इनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। इनको बड़ी क्वालिटी साइट अप्रूव करते हैं ये। जल्दी साइट अप्रूवल नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन इसके लिए अगर आपकी साइट अप्रूव हो जाती है तो आपको पर 1,000 व्यूज के ऊपर $30 से $50 पर 1,000 व्यूज अर्न कर सकते हो आप लोग। अगर आपकी साइट के ऊपर 10,000 ट्रैफिक है मंथली, दैट मीन्स डेली की 300 या 3,500, तो नहीं, डेली की 300 या 350, ठीक है। तो आपकी साइट जो है वो 10 × 30 $300 कमाएगी, जो कि एडसेंस के ऊपर 30 भी नहीं कमा सकती, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास है एक रैप्टिव है शायद, हाँ रैप्टिव है। ये थोड़ा सा प्रीमियम है और इनकी रिक्वायरमेंट मीडिया वाइन से भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली हमारी कोशिश यही होगी कि हम एजोइक से स्टार्ट करें, अपनी साइट्स को आगे लेते जाएं, ठीक है। जितना ज्यादा आगे चलते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी जो साइट्स हैं वो अच्छे नेटवर्क्स के ऊपर जाती जाएंगी, अप्रूव होती जाएंगी, और डेफिनेटली हमारी अर्निंग जो है वो ग्रो करेगी। तो इसका जो पुराना नाम था वो एडथ्राइव था, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छा पे करते हैं, लाइक मीडिया वाइन और ये तकरीबन सिमिलर पे करते हैं। मीडिया वाइन से थोड़ा सा शायद अच्छा ही है ये। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 1,00,000 ट्रैफिक पर मंथ की, ठीक है। आपकी साइट के ऊपर 1,00,000 ट्रैफिक होनी चाहिए, फिर ये अप्रूव होता है। तो बड़ी साइट होनी चाहिए इसके अप्रूवल के लिए। ओके, तो ये तो कुछ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा अगर आपको एफिलिएट करना होता है तो आप उसके लिए अमेजोन पे अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां से प्रोडक्ट्स के लिंक्स लेते हैं। तो अमेजोन एफिलिएट के ऊपर भी एक डिटेल्ड क्लास हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम एफिलिएट को करते हैं। उसके अंदर भी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल यही है, साइट बनेगा, ब्लॉग बनेगा। कीवर्ड्स की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट प्रोसेस वही होता है। लिंक लगा दिया प्रोडक्ट का और एक बंदा अमेजोन पे जाएगा, दैट्स इट। आपका कोई लेना देना नहीं होता, प्रोडक्ट कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है, कितने में ले रहा है। आपका सिर्फ इस चीज से कंसर्न होता है, बंदा वेबसाइट से लेके आए और उसको
अमेजोन पे भेज दिया। अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा कॉमन है, इसके अलावा और भी बड़ी साइट्स हैं जिनको हम लोग एफिलिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टारगेट है, ईबे है, और भी ये तो वो साइट्स हैं जिनके पास लाखों में प्रोडक्ट्स हैं। आप डायरेक्ट किसी वेंडर के पास चले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूम्स सेल करते हो तो डाइसन की साइट के ऊपर जाके उनसे उनका एफिलिएट ले लो डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जेवीजू, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स करनी है। इसी तरह से क्लिक बैंक है, वो भी कमीशन एफिलिएट आप कर सकते हो उनका, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। आप होस्टिंग सेल कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स करने हैं, अपनी प्रोडक्ट्स डिजिटल बना के सेल कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन सबके लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, सबके लिए आपको लोग चाहिए जो कि उन प्रोडक्ट्स को, उन एड्स को देखेंगे, प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, आपकी साइट पे आएंगे। तो उसके लिए करना आपको सिर्फ क्या है, एसईओ। तो एसईओ करने के बाद ही आपकी साइट इस काबिल हो सकती है कि वो एक अर्निंग मशीन बने, ठीक है। तो रोल ऑफ एसईओ इन ब्लॉगिंग, जितने भी ब्लॉग्स आप पब्लिश करोगे, एक आर्टिकल को एक ब्लॉग बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो उन सबको ऑप्टिमाइज करना होगा हमें, इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा कि गूगल उनको पसंद करे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एसईओ के थ्रू हम इस काबिल होंगे कि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाए। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग क्या है? बेनिफिट्स में यही है कि आप एक अपना ब्रांड बनाओ, ठीक है। उसको या तो लॉन्ग टर्म लेके चलो, एक साइट से लॉन्ग टर्म मंथली आपका किचन इनकम स्टार्ट हो गई है, या फिर आप जैसे भी उसको लेके जाना चाहते हो, एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ये ऑप्शन होती है, आप अपनी वेबसाइट को एक एसेट बना के फ्लिप कर दो। तो फ्लिप करने से मेरा क्या मुराद है, आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा flippa.com का। flippa.com एक साइट है जहां पे आपकी वेबसाइट्स सेल होती हैं, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जितने अर्न कर रही होती है उसकी बेस पे उसको 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल $1900 कमा रही है, तकरीबन $2000, तो ये 60,000 में सेल हो रही है, ठीक है। इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 30 से। 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 बनता है, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी साइट को सेल कर सकते हो। एक ये भी ऑप्शन होती है आपके पास। मैं फ्लिपा के ऊपर साइट सेल की हैं, मोशन इन्वेस्ट पे साइट सेल की हैं। लोकल ज्यादा साइट सेल होती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं मुझे, तो इसलिए मेरे पास साइट्स कंटिन्यूअसली बन रही होती हैं। मेरे पास राइटर्स की टीम है, अभी भी राइटर्स हैं मेरे पास। मैं एआई कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे पास राइटर्स हैं जो कंटिन्यूअसली मेरी साइट्स पे काम करते रहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो जैसे जैसे मेरी साइट्स जो है वो बनती जाती हैं, वैसे वैसे जहां पे मुझे लगता है अब सेल कर देनी चाहिए, मैं सेल कर देता हूँ। मैं ज्यादा अपनी साइट अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मुझे ना अपडेट्स का बहुत ज्यादा वो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 4 साल से आज तक किसी साइट को अपडेट नहीं लगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अपनी साइट से पैसा नहीं कमाना, मुझे अपनी साइट से लोगों को हेल्प करना है। जिस दिन से ये फोकस चेंज किया है, पैसा तो साइट ने कमा के ही देना है ना, जो मर्जी कर लो। जब एसईओ की यूजर को वैल्यू दी, रैंकिंग आई, तो अल्टीमेटली साइट ने पैसा ही प्रोड्यूस करना है भाई। अल्टीमेटली एक वेबसाइट पैसा प्रोड्यूस करेगी, लेकिन मेन मकसद क्या हो गया, यूजर को हेल्प करना। लेकिन जब मेन मकसद आपका ये हो जाए कि पैसा कमाना है, तब यूजर के लिए आप कम सोचोगे। तो यूजर के लिए साइट अच्छी नहीं बनाओगे, यूजर के लिए आप मिस्टेक्स करोगे, क्योंकि आपका वो फोकस ही नहीं था। आपका फोकस था ही नहीं यूजर को हेल्प करना, तो मिस्टेक्स तो आएंगी सामने, ठीक है। फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग, तो फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग की अगर बात करें, सो फार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। फ्यूचर के अंदर आप लोग इस चीज के ऊपर डरे हुए हो कि भाई एआई आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक चीज याद रखना, हमेशा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है आपने। हमेशा ऐसी चीज बनानी है आपने जिसके ऊपर आके लोग ट्रस्ट करें, जिसके बारे में लोग वर्ड ऑफ माउथ करना स्टार्ट कर दें, यार ये एक बंदा मैं जानता हूँ, वो उसकी ये साइट है, यार ये करो। तो जब आपकी लॉयल फॉलोइंग बन जाएगी, उस वेबसाइट को कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चर्न एंड बर्न पे रहोगे, बनाई सेल कर दी, बनाई सेल कर दी, तो जाहिर सी बात है फिर उसका क्या फ्यूचर रहा। तो कोशिश करो अपनी साइट्स को एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म वे में लेके चलो। अगर सेफ साइड पे रह के काम करोगे, तो आपकी साइट्स अच्छे सॉरी, आपकी साइट्स एसेट बनेंगी, और बाद में वो एसेट्स आप फ्लिप करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब मेरी बिल्कुल बैंड बज गई है आवाज की। चैट आ रही है आप लोगों को? अच्छा ठहरो, मेरे ख्याल में ना चैट, हाँ अब देखें जरा, क्वेश्चन पूछें।
ओके, रिपीट ना कीजिएगा प्लीज। सर अगर गूगल ऑटोमेट है तो क्वालिटी डेटर मैनुअल, क्वालिटी डेटर्स बेसिकली एक सिर्फ उनका एक पोर्शन है जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं गूगल की जो रैंक्ड पेजेस हैं उनको चेक करने के लिए। वो सिर्फ उन्होंने इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारा सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेट ना हो। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर चीज उनके ऑटोमेशन के ऊपर है। क्वालिटी डेटर्स बेसिकली उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, आप लोग इसके बारे में आगे जाके सीखोगे, जिसके अंदर उन्होंने कुछ एक सेट ऑफ पीपल है जो डिफरेंट क्यूरीज के ऊपर साइट्स को व्यू करते हैं, रेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वेबसाइट्स को या तो पेनल्टी लगती है या वो उनको सेफ साइड मिलती है। Thank you so much for such a wonderful lecture. You have added value indeed. My question is, what is the difference between Hummingbird Update 2013 and Bird 2019? I found them both similar. देखें, हमिंग बर्ड का सिर्फ ये काम था कि कीवर्ड को एज इट इज, जैसे गूगल समझ रहा था कि एज इट इज कंटेंट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, अब गूगल ने उसको उसकी इंटेंशन की बेस पे समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बर्ड का काम ये है कि कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, क्या उनका रिलेशनशिप आपस में क्लोज है, क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पेज किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा है, उस टॉपिक के ऊपर आपने कितना रेलेवेंट डाटा लिखा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल फ्लोर की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं, क्या मैं जो जमीन पे फ्लोर होता है या दूसरा खाने वाला फ्लोर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेलेवेंट डेटा देना पड़ता है। उस रेलेवेंट डेटा की बेस पे बर्ट बेसिकली क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है एक पेज को, उसकी रेलेवेंसी को, और फिर रैंकिंग असाइन करता है। ठीक है, ये चीज हमिंग बर्ड में नहीं थी। सर साइट ग्राउंड की होस्टिंग का 60 वैल्यू प्लान में कितने वेबसाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं? यार ये आप लोग साइट ग्राउंड के ऊपर जाके देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? एंकर टैग्स के दरमियान में जो टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप लोग, उसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स बेसिकली HTML के टैग्स हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट के पेज को उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो गूगल को। गूगल मेटा टैग्स से आके इंफॉर्मेशन लेता है। मेटा टाइटल का टैग होता है एक, ठीक है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग होता है। तो यहां से गूगल को पता चलता है टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में गूगल मेटा टैग्स की मदद से आके देखता है। ठीक है, अगर एक पेज है ना फॉर एग्जांपल ये फ्लिपा का, तो इसका मैं आपको यहाँ से व्यू सोर्स करके दिखाता हूँ। तो गूगल ये पढ़ता है आके, ये वाली ये HTML ये जो लिखी हुई है, ठीक है, गूगल ने इसको पढ़ना है। तो इधर टैग्स ही हैं सारे, ये देखो ये एंकर टैग है। तो ये बेसिकली गूगल इस चीज को पढ़ने के बाद डाटा को अपने तरीके से समझता है। गूगल पेजेस की रैंक को ऑलरेडी स्टोर कर लेता है अपने डेटाबेस में, या फिर वेबसाइट रैंकिंग रन टाइम पर? वेबसाइट रैंकिंग जो है एक लंबे प्रोसेस के बाद डिसाइड होती है। स्लो 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 आपका कंपैरिजन चलता रहता है, जो ऑलरेडी आप लोगों से पहले के पेजेस एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन नो फॉलो एंड डू फॉलो? नो फॉलो का मतलब ये होता है कि जिस वेबसाइट से आपको लिंक आ रहा है, अगर वो नो फॉलो होगा उसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करती। अगर वहां पे डू फॉलो है, दैट मीन्स कि वो बंदा जो आपको लिंक दे रहा है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वहां पे डू फॉलो होगा। अभी कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, आगे जाके समझ आ जाएगी जब आप लोग लिंक्स बिल्ड करोगे। जोइक पर अप्रूव करने के लिए जरूरी है कि एडसेंस भी अप्रूव हो? नहीं, एडसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटेंट के बारे में बता दें, चैट जीपीटी से लिख लें। अभी कंटेंट आने दें फिर देखते हैं। गूगल सर्च कंसोल क्या है? गूगल का एक टूल है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में भी बताया क्लास के अंदर ही, आप शायद बाद में आए होगे, रिकॉर्डिंग देख लेना। गूगल का टूल है जिससे आप अपनी साइट को मॉनिटर करते हो। गूगल इजोई के साथ कोई और नहीं चल सकता, एट अ टाइम एक चलेगा, मीडिया वाइंड एडाप्टर नहीं चल सकते। डेडिकेटेड होस्टिंग इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली जितनी अच्छी होस्टिंग होगी फायदा होगा। वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू। सर कोई वे है जिससे पता लगे हमारे आर्टिकल्स की क्वालिटी? ऑब्वियसली वे है, हम चेक करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। क्यूरी क्या है? क्यूरी आपका कीवर्ड होता है जो गूगल में सर्च करते हो, आप लोग गूगल में जाके लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक टी, वो क्यूरी होती है। जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हो अभी, ये क्यूरीज ही हैं, ये क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं। आई हैव टू गो, थैंक यू सो मच, टेक केयर जी। एक वेब स्टैंड करने के लिए कितना बजट चाहिए? इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मैंने बजट पे बात स्टार्ट कर दी तो बहुत सारी चीजें बीच में निकल आएंगी। आपने कहा गूगल ने पेड लिंक्स को सेल करने से मना किया था, लेकिन अभी भी लोग पेड, तरीका है ना उसका, उसका भी एक तरीका है। तो लिंक बिल्डिंग के अंदर हमने यही तो चीज सीखनी है कि कैसे सेफ साइट पे रह के बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं।
सर अगर कोई वेब गूगल में इंडेक्स है, उसमें कंटेंट भी है, लेकिन उसकी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 0 है, तो क्या रीजन हो सकती है? एक वेब पेज गूगल में इंडेक्स है, उसमें कंटेंट भी है, उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, तो अगर या तो वो पेज की एज नहीं है, पहली चीज, सेकेंडली उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, थर्ड चीज उसको या तो इंटरलिंक्स या बैकलिंक्स नहीं मिले हुए। क्या हम 4-5 वेबसाइट्स को एक साथ चला सकते हैं? चला सकते हैं भाई, मेरे से तो एट अ टाइम 2 मैनेज नहीं होती, पड़ी रहती हैं, बड़ी देर बाद जाके टाइम मिलता है बाकियों को देखने का। हम एक ही साइट इजोइक पर, मीडिया वाइन दोनों पर नहीं चला सकते। व्हाट आर एंटिटीज एंड हाउ डज गूगल अंडरस्टैंड इट? अभी मैंने एंटिटीज के बारे में इतनी तसल्ली से बताया, अभी इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, लेकिन एंटिटीज यूनिक चीजें होती हैं जिनके बारे में गूगल ने अपने पास एक मशीन आईडी स्टोर करके रखी होती है, ताकि गूगल मशीन आईडी की बेस पे उनको समझ सके। कैन आउटबाउंड बैकलिंक्स हेल्प इन रैंकिंग? यस। hrefs and SEMrush intent behind keyword is 100% accurate, or may chance of little bit mistake from what is real intent in Google, cause sometime my they show for a C for a word and I for same category। उनको उनको आप इग्नोर ही करो, आपको खुद आइडिया होना चाहिए वो कीवर्ड किस तरह का है, सीख जाओगे। कीवर्ड्स का लेक्चर आने तो बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस करेंगे। अगर एक वेबसाइट का कंटेंट अच्छा हो तो वो इजीली रैंक कर सकते हैं विदाउट। यस, आज से ही माइंड ओपन हुआ है ब्लॉगिंग के बारे में, हम तो अभी तक बी पे फंसे हुए होते थे, लॉगिंग का, अच्छा ब्लॉगिंग के बी तक, तो अब पता चला। रियली अमेजिंग सर, थैंक यू जी। ग्रेट इंट्रोडक्टरी सेशन, स्टिल माय क्लास फेलोज आर मूविंग टू एडवांस्ड क्यूरीज। एग्जैक्टली। होस्टिंगर प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान कैसे है? भाई मेरी साइट्स को उड़ा दिया था उसने। व्हाट यू थिंक इट्स गुड टाइम टू फ्लिप वेबसाइट्स? गुड टाइम क्या है फ्लिप करने का? आप फ्लिप वाला लेक्चर आने दें। क्या हम गूगल एड्स और दूसरे प्लेटफॉर्म एक साथ नहीं कर सकते? कैन वी यूज मल्टीपल डोमेन्स इन वन होस्टिंग? यस यू कैन। एड्स के लिए हम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? यस। गूगल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेक्चर, थैंक यू। एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू। सर मैं स्कीमा मेन स्कीमा हाउ टू वाला यूज करूं, अगर हाउ टू वाले कीवर्ड्स को टारगेट करूं, और अगर मैं कैन वाला कीवर्ड पे आर्टिकल लिखूं, तो मुझे FAQs वाला स्कीमा यूज करना चाहिए, या फिर सिंपल आर्टिकल वाला? सिंपल आर्टिकल वाला करो, लेकिन स्कीमा वाली क्लास पे जाने दो प्लीज। सर कैन वी हैव एडसेंस एंड Amazon एफिलिएट? यस यू कैन। गूगल सर्च कंसोल को अपनी साइट के साथ लिंक करना जरूरी होता है? यस जरूरी होता है, आपको पता चलता रहता है साइट के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करो ताकि रैंकिंग में प्रॉब्लम ना आए। आमिर 43, आमिर भाई क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप लोग। सर गूगल कंसोल में साइट अटैच करना जरूरी है, फिर देखो फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। सर जैसे एक वेबसाइट एसेट बन जाती है, क्या हम उसको फ्लिप कर सकते हैं? अपने लॉन्ग टर्म रख सकते हो, लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि उस पर क्वालिटी वर्क किया हुआ है। लेकिन अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो सेल कर दो। माई क्वेश्चन इज अबाउट इंडेक्सिंग, क्या हमें पेजेस के साथ कैटेगरीज एंड टैग्स भी इंडेक्स करने होते हैं? टैग्स अब नहीं चल सकते, जब हम इंडेक्सिंग के ऊपर जाएंगे तब आपको बताऊंगा टैग्स ना इंडेक्स करने की क्या रीजन होती है। कैटेगरीज हो सकती हैं। हमिंग बर्ड और बर्ड में कंफ्यूजन है, अभी मैंने क्लियर किया ऊपर। व्हाट इज HTML इन सिंपल वर्ड्स? नो फॉलो, समझ आई? समझ नहीं आया क्या है HTML बेसिक? यार HTML का भी आइडिया नहीं है आपको। वेबसाइट बेसिकली आपकी जिस लैंग्वेज में बनी होती है, जो मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है, जो गूगल समझता है, वो HTML में होती है, ठीक है। बट आप HTML को छेड़ोगे भी नहीं, आपका उससे लेना देना नहीं होगा। नो फॉलो का भी बता दें, अभी बताया नो फॉलो। अगर वेबसाइट इजोइक पे अप्रूव्ड हो तो कितने की सेल हो जाएगी? डिपेंड करता है वो कितना अर्न कर रही है। सर आपने जो वेबसाइट 55 लाख की फ्लिप की थी उसकी केस स्टडी पढ़ा दें, पहले सीख तो लें। सर व्हाट आर गूगल स्टोरीज? नाउ अ डेज इंडियन ब्लॉगर्स आर यूजिंग देम वेरी ऑफन टू जनरेट ट्रैफिक। गूगल स्टोरीज भी है, गूगल डिस्कवर भी है, इसके बारे में भी हम क्लास कर लेंगे। योस्ट एसईओ हर पोस्ट में आउटबाउंड लिंक ऐड करने का एरर देता है, क्या आउटबाउंड लिंक ऐड करना जरूरी है? एक आधा होना चाहिए। सर अगर हम एक आर्टिकल जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हम उस पर मल्टीपल आर्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक टॉपिक को मल्टीपल डिवाइड्स में, टॉपिक्स में तो नहीं कर सकते ना। क्या नो फॉलो बैकलिंक्स भी एसईओ में वैल्यू प्रोवाइड कर नहीं करते? नहीं नहीं, नो फॉलो बनाने चाहिए। अक्सर बड़ी साइट से आपको नो फॉलो बैकलिंक से मिलते हैं। NLP में एंटिटीज और कीवर्ड्स में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग परस्पेक्टिव से? एंटिटीज। कीवर्ड्स पे तो फोकस ही बहुत कम हो गया।
इफ वी मोनेटाइज विद Zoic देन मूव टू Mediavine, इज दैट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। साइट मैप क्या है? साइट मैप मैंने अभी क्लास में यही सिखाया है, क्लास में इसको दोबारा देखना पड़ेगा आपको। गूगल स्टोरीज का पहले हाइप आई तो क्या उसका कोई फायदा है या नहीं? यार मैं ऑनेस्टली इस चीज़ पे काम नहीं करता, बट जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं डिलीवर कर दूंगा। क्या हम वर्सल या नेटलिफाई यूज कर सकते हैं अपनी साइट की होस्टिंग के लिए? आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बोला है कि वो एक अच्छी चीज होनी चाहिए। मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। बैकलिंक आगे चल के बताएंगे, मुझे समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है, आगे सीखेंगे। सर टूल वेबसाइट क्रिएशन के बारे में बताएंगे, डिस्कस कर लेंगे। सर होस्टिंगर की होस्टिंग ठीक है, नहीं ठीक। फीचर स्निपेट्स क्या है? फीचर स्निपेट बेसिकली आपकी साइट, सॉरी गूगल में जब कुछ सर्च करते हो ना, तो 3-4 लाइनों का डाटा बाहर निकल के शो हो जाता है, उसको फीचर स्निपेट बोला जाता है। सर अगर कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बना हुआ है, अभी मैं उसके अंदर वेरीफाई करके लोगों को ऐड करता जा रहा हूँ, जो लोग ऐड हैं और कुछ लोग और ऐड हो जाएंगे। तो यहीं से मेरे बात ज़हन में आ गई है कि यार देखो, आप लोग यहाँ पे लर्न करने के लिए हो, तो अब काम की बातें किया करो सिर्फ, ठीक है? ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी सीख सकें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस करवाएंगे उसमें प्रैक्टिकल वर्क होगा। आए, ये बात आपकी दर्द दे रही है मुझे, ये सुन के मुझे दुख हुआ, बट मोगेम्बो खुश हुआ। सर अगर हम एआई से कंटेंट लिखवा कर हम ह्यूमन टच दें तो क्या वो कंटेंट लॉन्ग टर्म चल जाएगा? यस। कैटेगरी ज्यादा हो तो क्या इसकी, इस एक किस से स्टार्ट करें? जो चीज अभी आई नहीं है उसके ऊपर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार। पेज रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं एंड हाउ टू रैंक एनी पेज विद फोकस एंड टारगेट कीवर्ड्स? वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगर कीवर्ड्स एज इट नहीं यूज कर सकते हम, तो इंटेंट कैसे पता चलेगा? यही तो यही तो लॉजिक है, यही तो आप लोगों ने सीखना है। सर क्या आप रेकमेंड करते हैं कि हम एट अ टाइम एज अ बिगिनर एक वेबसाइट, एट अ टाइम एक ही लेके चलो भाई, आपसे वही नहीं संभाली जानी अगर सही काम करो तो। हैंडल इफ समबडी डिलिबरेटली गिव यू नो फॉलो बैकलिंक। अगर कोई देता है नो फॉलो तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा आपकी साइट उड़ जाएगी। ज्यादातर आपने बनाने खुद हैं बैकलिंक्स। सर आप प्यारे होने के साथ साथ समझाना भी अच्छा है। सही है जी। सर अगर नो फॉलो लिंक का फायदा नहीं है, अभी भी क्यों यूज हो रहा है? आप लोग, आप देखो यार, आ, आप कुछ बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो वहां से जब लिंक मिलता है, वो हो सकता है डू फॉलो हो सकता है नो फॉलो हो, आप ना बिल्ड करना। लेकिन अगर सारे डू फॉलो हो गए फिर भी पकड़े जाओगे। नेचुरल नेचुरल क्या चीज होती है? नेचुरल यही होती है कि थोड़ा सा अच्छा हो थोड़ा सा बुरा हो। अब सारा कुछ परफेक्ट कर लोगे तो गूगल समझेगा कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग लेने आया है, इसको यूजर से मतलब नहीं है। सर ब्लॉगिंग में सिर्फ डब्ल्यू फैमिली लाइक वाई डू व्हाट वाले ही आर्टिकल डालेंगे? नहीं नहीं, और भी आते हैं इसके अंदर। कीवर्ड्स वाला लेक्चर आएगा, उसमें आप सीखोगे ये। जिनको ग्रुप का एक्सेस नहीं मिला वो वेट कर लें थोड़ा सा। आई हैव होस्टिंगर प्लान, जिनके पास है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं बता दूंगा ऑप्टिमाइज कैसे करना है। सर कीवर्ड रिसर्च फॉर ई कॉमर्स लोकल एसईओ सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स के लिए, जी जी वो भी सीख लोगे आप। रियली ट्रेमेंडस सेशन, थैंक यू। ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन प्लीज, कैन वी स्विच आवर वेबसाइट फ्रॉम होस्टिंगर टू अदर? यस यू कैन। सर इज देयर एनी असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक? अभी नहीं है। क्या कोई दुश्मन कोई गलत तरीके से हमारी साइट को डी रैंक कर सकता है? लोग ट्राई करेंगे, बट आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे बुलेट प्रूफ काम करना है। साइट रैंक हो जाएगी, उसके बाद आर्टिकल पोस्ट करना होगा या नहीं करना होगा? व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है। बेसिकली एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो इतना कैपेबल है, जो लैंग्वेज को समझ सकता है, ठीक है? तो जो चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हो उसके पीछे एनएलपी लगी हुई है। सर जी पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी ये होती है गूगल की तरफ से आपकी साइट को रेड कार्ड मिल जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है। जिस तरह मैं कहूंगा ना, आपको पेनल्टी पड़ गई है कि आपको अगर असाइनमेंट नहीं की तो 10,000 जुर्माना है,
ठीक है, इसी तरह पेनल्टी आपकी साइट के लिए गूगल की तरफ से आती है। जब ट्रैफिक गूगल आपकी साइट की ट्रैफिक उड़ जाएगी या फिर आपकी वेब मास्टर के अंदर भी बाज़ औक़ात शो हो जाती है पेनल्टी। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू जी। एक मोनेटाइज वेबसाइट को जब फ्लिप करेंगे तो उसके साथ एडसेंस वगैरह भी देना पड़ता है या फिर सिर्फ वेबसाइट की अकेली हैंड ओवर करनी पड़ती है? ये डिपेंड करता है। अगर तो आपने वेबसाइट फ्लिप करनी है, हाँ वैसे देखा जाए तो ये बहुत आगे की क्यूरी है, ठीक है, फ्लिपिंग के बारे में, बट डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है, डेली बेसिक्स पे काम हो, इवन के थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन साथ साथ इम्प्लीमेंट हो, इसलिए ज़्यादा लोग लॉन्ग लेक्चर्स ना, बस इतना हो जस्ट साथ साथ इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली जितना काम होगा उतना ही क्लास होगी। गुड सेशन, थैंक यू सर। एक ब्लॉग के कितने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं? बैकलिंक्स की क्लास आने दें, वेरी इंफॉर्मेटिव सर। कैन यू प्लीज स्किप द एडवांस क्वेश्चंस? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने लोगों को बोला हुआ है कि आप अगले क्वेश्चंस ना पूछो। अब जारी बात है कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी क्यूरीज के आंसर्स ले सके। वो कहीं पे कोई बंदा स्टक होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जब मुझे ऐसा पॉइंट मिला था, जब लाइक सब कुछ आ गया था, एक ऐसा पॉइंट था जब ऐसा लगता था कि यार अब मुझे इससे ऊपर वाला एडवांस बंदा चाहिए, तो तब कोई नहीं मिलता था। बट इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। नो वन इज आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सर। एक्चुअली हम लोग एक वेबसाइट काम कर रहे हैं बट कंटेंट लिखने में बहुत मसला हो रहा है। मसला हो रहा है तो कंटेंट वाली क्लास का वेट कर लें। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटा डिस्क्रिप्शन एंड फीचर स्निपेट? मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी साइट जब गूगल में शो होती है ना इस तरह से, तो टाइटल के नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये एसईओ के प्लगइन को यूज करके आप अपनी वेबसाइट के पेज में ऐड करते हो, तो ये भी सीखोगे आप लोग। फीचर स्निपेट क्या होती है? कोई ऐसा कीवर्ड जिसके लिए यहाँ पे हमें, ये फीचर स्निपेट है जिसका आंसर बाहर मिल जाता है, ठीक। एक वेबसाइट पर कितनी कैटेगरी होनी चाहिए आगे जाके बताएंगे। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की समझ लग गई, बट समटाइम्स गूगल की एक पेज को इंडेक्स करने के बाद डी इंडेक्स क्यों कर देता है? उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। नई वेबसाइट जब होती है उसके साथ ये चल रहा होता है, उस पेज का कंटेंट अच्छा नहीं होता, उस पेज की ट्रस्ट नहीं होता, इतना अथॉरिटी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। माशाल्लाह लेक्चर बहुत अच्छा था सर। एक सजेशन है, अगर आपको अच्छी लगे, अदरवाइज नो इशू, अगर आप लेक्चर से एक दो दिन पहले आप ग्रुप में थोड़ा सा बता दिया करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये शेयर करेंगे, ठीक है, मैं बता दिया करूंगा। नेम चीप होस्टिंग बेटर है या नहीं? फारिग है। एक वेबसाइट के लिए कोई असाइनमेंट? अगले वीक से काम स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। अगर नो फॉलो का फ़ायदा नहीं है तो लोग नो फॉलो लिंक्स क्यों लेते हैं? मैंने बता दिया। सॉरी सर, मैं ना वैसे ही पूछ लिया था, सॉरी सर। वेबसाइट का इम्प्रेशन डेड है, सही है। कितने मंथ तक आर्टिकल्स पोस्ट करते रहेंगे? ये भी बाद में। इंटरलिंकिंग में आर्टिकल चूज करना, कौन से आर्टिकल को किस तरह से इंटर, ये भी सिखाएंगे। साइट पर गूगल अपडेट दे देता है तो रिमूव कर सकते हैं? यस, डिफरेंट तरीके हैं सर। ऊपर क्वेश्चन मेरा था कि एक वेब पेज गूगल में इंडेक्स है लेकिन ऑर्गेनिक कीवर्ड जीरो है, मैंने आंसर दिया था। क्या इस प्रोग्राम में एक बंदा एक ही वेबसाइट बना सकता है? मैं एक एक पे काम करवाऊंगा, आप लोग बनाओ तो साथ में 5 बना लो, मुझे कोई मसला नहीं। एजोइक एड मैनेजर अप्रूवल मांगता है। एड मैनेजर अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जब एजोइक अप्रूव करेंगे आपको तसल्ली से बताऊंगा। कैन वी स्विच द निच फॉर वेबसाइट्स? अगर हमें तीन तो, ये देखें, ये अगला क्वेश्चन है आपका, बात का क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन से इश्यूज है वो सुने। सर जिनको एडवांस क्वेश्चन से इशू है वो ना सुने, लेकिन अगर एडवांस क्वेश्चंस को इग्नोर करवाएंगे यहाँ तो काफ़ी लोगों के आने का मकसद ही फुलफिल नहीं हो जाएगा। आज ग्रुप में भी यही हो रहा था, काफ़ी लोगों की बहस चल रही थी इस चीज़ पर। अच्छा, देखें ये चीज़ को हम रोक नहीं सकते, ये चीज़ होगी तो ज़रूर, लेकिन आप लोग, एक चीज का तो कॉमन सेंस है ना कि जिस चीज को अभी हमने बात नहीं की, जिस चीज के ऊपर आप उसके क्वेश्चन अभी कैसे पूछ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिसर्च सिखाई नहीं है,
आप मुझसे रिसर्च के क्वेश्चन पूछने लग जाओ। अभी मैंने कंटेंट राइटिंग सिखाई नहीं है, आप मुझे कंटेंट राइटिंग के क्वेश्चन पूछने लग जाओ। ठीक है, तो ये भी तो देखे ना कि आप जिस क्लास तक आए हो उस क्लास से पीछे पीछे के क्वेश्चंस पूछो। जिस चीज के बारे में मैंने नहीं बताया अभी तक, आप उस चीज के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? सिंपल इज दैट। मैंने आप लोगों को जितना ज्यादा हो सकता है नॉलेज दे के ही जाना है, मैं इधर ही हूं। चले, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस इनफ हो गए हैं। तो आप क्लास को खत्म करते हैं। एक छोटा सा फीडबैक ग्रुप के अंदर आप लोगों का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा अपने अल्फाज में, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले सैटरडे को क्लास करेंगे। जिनको ग्रुप में ऐड नहीं हो सके, जो लोग अभी आज या बल्कि कल तक, वो लोग ऐड हो जाएंगे। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ वन बाय वन, उसके बाद वो ऐड हो जाएंगे। और बाकी सब ठीक है, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में सैटरडे 9 बजे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाजमी वो मुझे दीजिएगा जो क्लास के अंदर वो है, ग्रुप के अंदर, जो एक छोटा सा रिव्यू है। अल्लाह हाफिज।